सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम डायन बिहाकी प्रथा जो है, डायन बिहासी भी कहते हैं इसे कुछ जगह, उस पर चर्चा करने वाले हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण स्ट्रीम होने वाली है। हम कुछ गंभीर विषयों पर आज चर्चा आयोजित करेंगे और आज जैसा कि आप जानते हैं देश की लगभग आधी के करीब आबादी महिलाओं से संबंधित ये विषय है और महिलाओं से संबंधित विषय होने के कारण मैं इस बात की अधिक अपेक्षा नहीं करता हूं कि इसमें पुरुषों की भागीदारी होगी या ज़्यादा इसमें कोई रुचि ली जाएगी इस विषय पर। ठीक, और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर समय काटा जा सकता है। ठीक, चलिए फिर भी इस महत्वपूर्ण विषय को आज हम चर्चाओं पे लेते हैं। और डायन बिहासी प्रथा जो है इसका क्या पूरा मामला है और शायद कुछ लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, ये अभी भी भारत में बड़े पैमाने पर फैली हुई है और लगभग हर साल बड़ी तादाद में केस आते रहते। ठीक, तो इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, आज हम चर्चा करते हैं छठ उत्सव जो है ये मनना शुरू हो गया और जैसा कि आप देखते हैं छठ उत्सव को आप बड़े पैमाने पे, अगर आप उत्तर भारत में हैं तो इस उत्सव का क्रेज आप देख पा रहे होंगे, गजब का क्रेज है इसमें उत्सव में। और ये जो पूरा छठ उत्सव है, छठ व्रत पूजा नियम 2024, इस तरह से सब छप रहा है। ठीक, ये चल रहा है और इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो 5 नवंबर से मनाया जाता है और क्या बोलते हैं, ये इसका कोर एरिया जो है सूर्य उपासना से संबंधित ये क्या बोलते हैं व्रत है। और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है और कहा जाता है कि इंडो नेपाली त्योहार के रूप में से देखा जाता है। ठीक, और सबसे प्राचीनतम त्योहारों में से एक माना जाता है, आर्यों के त्योहारों के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि सूर्य पूजा की बात बहुत अधिक पैमाने पे ऋग्वेद में की गई है। तो माना जाता है कि आर्यों के समय से ये मनाया जाता होगा। जब हम डॉक्टर अंबेडकर की किताब क्या बोलते हैं क्रांति प्रतिक्रांति पढ़ते हैं तो आर्यों के जीवन में किस तरह की कुप्रथाएं थी इसका उल्लेख वहां पे किया गया है। ठीक है, तो हम छठ उत्सव की बात इसलिए कर रहे हैं कि इसका कोर एरिया अगर आप ध्यान से देखिए तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पर ये त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार की विशेषता ये भी देख लीजिए कि ये त्योहार जो है अगर आप ध्यान से देखिए तो 4 दिन का लगभग ये त्योहार जो है 6 दिन मनाया जाता है, छठवें दिन मनाया जाता है और 3 रात और 4 दिन का ये पूरा त्योहार है, जैसा कि हमें जानकारी मिल पा रही है। इसमें महिलाएं पवित्र स्नान करती हैं, उपवास रखती हैं और पानी से परहेज करती हैं, मतलब निर्जला व्रत करती हैं महिलाएं। पानी में खड़ी होती हैं, सूर्य की उपासना करती हैं, प्रसाद आदि ग्रहण करती हैं। तो आप समझ लीजिए ये इतना कठिन त्योहार है, 3 रातों 4 दिनों का त्योहार है। निर्जला उत्सव, बगैर जल के उपवास करती हैं महिलाएं और क्या बोलते हैं सुबह सुबह उठ के, ठंडों का मौसम शुरू हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे होंगे सुबह के टाइम अच्छी खासी ठंड भी हो जाती है। तो इस ठंड में उठकर नहाना धोना और अगल बगल के नदी नालों तालाबों में जाना, व्रत उत्सव करना, ये सब काम इस उत्सव में किए जाते हैं। ठीक, तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए क्या आश्चर्य है। ठीक, क्या विचित्र स्थितियां हैं, पुरुषों की बनाई हुई दुनिया, पुरुषों का बनाया हुआ धर्म और पुरुषों का बनाया हुआ समाज और इन्हीं पुरुषों के बनाए हुए समाज के नियम, रीति रिवाज, कायदे कानून, और इसमें महिलाओं को इन्हीं नियम, रीति रिवाज, कायदे कानूनों के दरमियान अपने जीवन को जीना होता है। उनके पास कोई और विकल्प होते नहीं है। ठीक, और उन्हें ये सब मानना पड़ता है। ठीक, बाय द वे छठ उत्सव पे चर्चा करने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना था कि हम आपको ये बता सकें कि ये जो छठ उत्सव जिन क्षेत्रों में मनाया जा रहा है, ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्र हैं। ये वो कोर एरिया हैं, ये जो कोर क्षेत्र हैं जहां पर एक तरफ महिलाएं अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए लंबा 3 रात और 3-4 दिन का लंबा उपवास रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं और अपने परिवार की लंबी उम्र के लिए इतनी कठोर साधना करती हैं या करवाया जाता है। ठीक, और यही वही क्षेत्र हैं जहां पर सर्वाधिक डायन बिहासी प्रथा
पालन की जाती है। मतलब इन्हीं क्षेत्रों में एक तरफ महिलाओं से पुरुष निर्जला व्रत करवा रहे हैं 3-3 4-4 दिन के अपने परिवार की लंबी उम्र के लिए, और इन्हीं क्षेत्रों में पुरुषों के बनाए समाज में महिलाओं को डाकनी कह के, डायन कह के, जला के, मल मूत्र पिला के, कीटनाशक पिला के मार दिया जाता है। आप इस विरोधाभास को देखिए, ठीक है, इस अजीब विचित्र विरोधाभास के पुरुषों ने किस तरह का समाज रचा है, पुरुषों ने किस तरह का धर्म रचा है, पुरुषों ने महिलाओं के लिए किस तरह की व्यवस्था बनाई है। एक तरफ जहां उन्हीं क्षेत्रों में महिलाएं अपने परिवारों की लंबी कामना के लिए, पति की लंबी कामना के लिए, बच्चों के लिए कठोर व्रत करती हैं या धर्म रीति रिवाजों के तहत उनसे ये सब करवाया जाता है, वहीं किसी के घर में, अगर इन्हीं क्षेत्रों में किसी के घर में कोई आदमी मर जाए तो अड़ोस पड़ोस की किसी महिला पे डायन होने के आरोप लगा दिए जाते हैं। उनसे भीड़ इकट्ठी होती है, लाठी डंडों से मारती है, नंगा करती है, घुमाती है, पेड़ से उल्टा लटका देती है, उसकी आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल देती है, मलमूत्र पिलाती है, उसे कीटनाशक पिलाती है, और कई बार तो पहाड़ से ढकेल भी देती है। यह है डायन बेहासी प्रथा। आप 2024 में हैं, आप भारत के स्वर्णिम युग में हैं, और भारत विश्व गुरु बनने की कगार पे खड़ा हुआ है, और भारत में महिलाओं के लिए इतनी सम्मानजनक प्रथाएं आज भी जारी हैं। ठीक है, आप इसे इस तरह से लीजिए, ये पुरुषों का सम्मान है जो पुरुष महिलाओं को देते हैं, ठीक, अपने बनाए हुए समाज में, अपने बनाए हुए धर्म में, अपनी बनाई हुई इस व्यवस्था में। ठीक, तो ये विरोधाभास है डायन बेहासी प्रथा और छठ पूजा के बीच का। ठीक है, ये विरोधाभास है, और ये सब पुरुषों ने रचा है, महिलाओं ने कभी इसकी मांग नहीं की। महिलाओं को तो ये सब मानना पड़ता है, ये सब पुरुषों का रचा हुआ है। एक तरफ व्रत करो, रीति रिवाज, पूर्व परंपरा मानो, दूसरी तरफ तुम्हें ही हम डायन कह के जला के मार देंगे। कभी पुरुष पे डाकू होने का या कुछ होने का आरोप लगाकर, भूत पिशाच होने का आरोप लगाकर पुरुषों ने नहीं जलाया। अनिष्ट और बुरे का ठेका भी महिलाओं के ऊपर है, व्रत करके टालना है, और अगर हो जाए तो उसका आरोप भी महिलाओं के ऊपर है, उन्हें ही जला के मरना भी है। सभी चीजों की जिम्मेदारी और ठेका महिलाओं पर है, और ये पुरुषों ने बनाए हुए धर्म, उनके समाज, उनके रीति रिवाज के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि महिलाओं को ऐसा करना है, कठोर व्रत करना है, कठोर जीवन जीना है, और नहीं तो डाकन या डायन के आरोप में इन्हें मार देना। ये पुरुषों ने तय किया है, और कुछ पुरुष आज छठ पूजा के दिन सोशल मीडिया पे मंच सभा आयोजित करके इस बात पर बहस कर रहे हैं कि महिलाओं को 3-4 दिन निर्जल व्रत करवाकर, कठोर तप करवाकर, कठोर कष्ट देकर, तकलीफ देकर, ये जो छठनी मैया का या सूर्य देवता की उपासना का जो पर्व मनाया जाता है, ये किस धर्म का है? ये ब्राह्मणों का है, आर्यों का है, हिंदुओं का है, या ये बुद्धिस्टों का है? तो आप पुरुषों का, जिसे कहते हैं भाई, एक शब्द होता है, मैं वो गंदे शब्द को लेना नहीं चाहूंगा, पर आप उसका तात्पर्य समझ लीजिए कि पुरुषों का पुरुषपन कभी जाता ही नहीं। ठीक है, गजब का पुरुषपन है। मतलब महिलाएं 3-4 दिन बिगर जल के व्रत कर रही हैं, उनके स्वास्थ्य खराब हो रहा है, कई महिलाएं इसके बाद गंभीर बीमारियों से जूझेंगी, कुछ मर भी जाएंगी संभवतः, उनके जीवन में इतना तकलीफ होगा, सब कुछ होगा, और इस कठोर व्रत को करेंगी। और पुरुष बैठकर मंचों पे आज सभा कर ये तय कर रहे हैं कि नहीं भाई, ये तेरे धर्म का नहीं है, मेरे धर्म का त्योहार है, ये गंदगी मैंने चालू की हुई है, पहले मैंने तय किया था कि 4 दिन तक ये महिला व्रत करेगी, पानी भी नहीं पिएगी, सड़ सड़ कर रहेगी, और फिर ठंडे पानी में नहा धोकर सुबह उठकर इस ठंड में पूजा पाठ करेगी। ठीक, और ये सब पहले मैंने तय किया है, तूने नहीं किया। तू इतना गंदा नहीं है, तेरा धर्म इतना गंदा नहीं, ये गंदगी मेरे धर्म से शुरू हुई। तो ये सारी सभाओं का आयोजन पुरुष कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं पुरुषों का पुरुषपन, ठीक है, एक गंदा शब्द है इसके लिए, तो वो हरामीपन, ऐसा पुरुषों का ये पुरुषपन जो है, ये कभी जाता ही नहीं। मतलब उन्हें कोई लेना देना नहीं है महिलाओं के कष्टों से, तकलीफों से, दुख से,
इस गंदी प्रथा से जो इस त्योहार के नाम पर पूरे उत्तर भारत के इंडो नेपाल रीजन में महिलाओं पर थोप दी जाती है, उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं। वो बैठकर मंच सजा के बैठे हुए हैं, सभाएं सजा के बैठे हुए हैं, और पुरुष बैठकर ये तय कर रहे हैं कि ये त्योहार किस धर्म का होगा। नहीं भाई, ये मेरे धर्म का त्योहार है और अब ये मेरा कहलाएगा। और मैंने पहले महिलाओं से व्रत पूजा पाठ ये सब ढोंग करवाने आरंभ किए। तो होड़ लगी हुई है इस बात की कि कौन महिलाओं के विरुद्ध इस कुप्रथा को अपने माथे पर तिलक के रूप में सजाना चाहता है। हर धर्म के लोग अपने देवी देवताओं को श्रेय देना चाहते हैं। भाई, ये महिलाओं पे कुप्रथा पहले हमने चालू की थी, तुमने थोड़ी की थी, हमने की थी। ठीक। तो पुरुषों के पुरुषपन की इंतहा आप देख सकते हैं। ठीक है। और जैसा कि कहते हैं मैन विल बी मैन, आदमी आदमी होते हैं और आदमी आदमी ही रहेंगे। ठीक। उनके अंदर की आदमियत या आदमीपना वो कभी नहीं जाएगा। और उनके ध्यान केंद्र में धर्मों की लड़ाई है, उनके ध्यान केंद्र में मंदिर मूर्ति सबकी लड़ाई है, और उनके ध्यान केंद्र में महिलाओं की कोई चिंता नहीं है, ना महिलाओं को लेकर उन्हें कोई तकलीफ है। आज के दिन कहीं किसी मीडिया चैनल पे किसी को इस बात की तकलीफ नहीं हुई कि इतना गंदा त्योहार है, आप किसी महिला को क्या बोलते हैं 3-4 दिन तक व्रत करवाएंगे, उपवास करवाएंगे, इतने कष्ट में रखेंगे, तकलीफों में रखेंगे, उसके जीवन को आप इतना तकलीफ में बना देंगे केवल इसलिए क्योंकि पुरुषों ने ये बनाया धर्म, पुरुषों ने बनाई समाज, पुरुषों ने बनाई रीति रिवाज परंपरा, और पुरुषों ने तय किया कि महिला अगर 3-4 दिन तक इस तरह निर्जला व्रत रखेगी, सुबह ठंड में उठकर पानी में जाकर नहाएगी, तो इससे पुरुषों के जीवन बढ़ जाएंगे। पुरुषों ने तय किया कि महिलाएं ऐसा करेंगी तो पुरुषों के जीवन बढ़ जाए। पुरुषों ने खुद के लिए तय नहीं किया, पुरुषों ने ये महिलाओं के लिए तय किया। ठीक। और अब यही पुरुष बैठकर ये भी तय कर रहे हैं कि भैया नहीं, ये हमारे धर्म की है, ये गंदगी हमने शुरू की थी और ये तुम्हारे धर्म की नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, ठीक, पुरुषों का पुरुषपन या पुरुषों की पुरुषियत, ठीक, ये कभी जाएगी नहीं। तो मैं महिलाओं से ये कहूंगा कि उम्मीद मत रखिए पुरुष कभी आपके मुद्दों को उठाएंगे या उन्हें आपकी कोई चिंता है। ठीक है। यहाँ सब धंधे चल रहे हैं और पुरुषों को कुछ लेना देना नहीं है। बस उन्हें अपनी राजनीति और 5000 साल से जो धर्मों के बीच का संघर्ष है, उन्हें किसी ना किसी बहाने उसे जिंदा रखना है। ठीक। और तमाम चीजों पर एक दूसरे से लड़ाई जारी रखनी है कि तेरा नहीं मेरा है, मेरा नहीं तेरा है। बस यही पुरुषों को करना है, बाकी पुरुषों को ज्यादा कुछ लेना देना इस सबसे है नहीं। ठीक है। महिलाओं के ना किसी कष्ट से, ना दुख से, ना तकलीफ से। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये लोग हैं, ये उत्तर भारत के उन क्षेत्रों के लोग, बिहार के, झारखंड के, रांची के आसपास के, ये वो लोग हैं जो एक तरफ छठ पूजा मनवाते हैं महिलाओं से, और दूसरी तरफ यही वो लोग हैं जो डायन बिहासी करके सबसे ज्यादा महिलाओं को मारते भी। ठीक है। इसे आप थोड़ा समझ के चलिए। ठीक। बात कड़वी है लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है, और आप सच से भाग भी नहीं सकते, आपके पास विकल्प भी नहीं होता। ठीक है। आप झूठ से भाग सकते हैं, झूठ को इतिहास में खोज सकते हैं, लेकिन सत्य से आप भाग नहीं सकते। वो वर्तमान में रहता है, आपके मुंह पर सत्य की तरह चिपका रहता है, और ये आपको नहीं दिखता, सामने वाले को दिखता है कि आपका चेहरा कितना खराब है। ठीक। ये सत्य की एक प्रकृति है। तो चलिए, ये छठ पूजा की स्थिति है। छठ पूजा किस तरह का त्योहार है, किस तरह के धर्म से संबंधित है, और ये जो आज पूरे बड़ी बड़ी महफिलें और पुरुषों ने मंच सजाए ये दावा करने के लिए कि भाई नहीं तेरा है, मेरा है, मेरा है, तेरा है। ठीक। ये पूरे दिन करते रहे दोनों तरफ के लोग। हाँ, इसमें सारभूतता क्या है? ठीक। और क्या ये वास्तव में सही है? ब्राह्मण धर्म की सभी गंदगियों को बौद्ध धर्म की इतिहास के नाम पर बहुजन समाज को वैलिडिटेशन देना कि नहीं तुम सही कर रहे हो, करते रहो ये सब, इससे क्या बहुजन समाज का भला होने वाला है? यह समाज फिर पिछड़ेपन की तरफ जा रहा है, अंधविश्वास की तरफ जा रहा है, जड़ता की तरफ जा रहा है। असलियत में ये क्या नया तरीका है समाज को फिर से जड़ता और गर्त में धकेलने का और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का? चलिए देखेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे, एंड में बात करेंगे इस मुद्दे पर लेके। गंभीर मुद्दा है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। पहले हम डायन बिहासी प्रथा पे आ जाते हैं।
आखिर ये प्रथा क्या है और ये कितनी खतरनाक है और कितनी क्या बोलते हैं कष्टप्रद भी है। किसी महिला का इस तरह का जीवन होना, किसी महिला को ये सब भोगना, 2024 में भी अगर समाज की महिलाएं ये सब भोग रही हैं तो आप किस तरह के समाज बना के बैठे हैं। और ये अगर अतीत से ये परंपराएं भारत में चलती थी तो मैं कहता हूं कि भाई छठ पूजा पे दोनों धर्म के लोग दावे ठोक रहे हैं, थोड़ा इस डायन बेयासी प्रथा पर भी अपना दावा ठोक दो ना यार, ये भी तो बहुत प्राचीन है, ये भी कह दो हमारी है, ठीक, इस पे भी दावा ठोको ना, ये भी हमने शुरू की हुई थी, ठीक। तो ये बड़ा अजीब है सर। दर्शकों ये देखिए, छठ पूजा पे तो 100 बाप निकल कर खड़े हो गए, अरे भैया ये छठ पूजा हमारी है, ठीक। लेकिन ये डायन बियासी प्रथा है, ये बेचारी नाजायज औलाद की तरह समाज में स्थापित है। साला कोई धर्म सामने आता ही नहीं ये कहने के लिए कि हमने शुरू की हुई थी पहले। ये एक दूसरे पे टालते रहते हैं, नहीं 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 ये तुम्हारी है, तुम ले लो इससे, ठीक। इस पे ठेकेदारी नहीं ले रही, इस पे कोई ठेकेदारी तैयार नहीं है। हिंदू साइट्स हैं 100 प्रकार की, वो कहती नहीं भैया हिंदू धर्म में तो महिलाओं का बहुत सम्मान होता है, ये डायन वायन प्रथा तो अंग्रेज लेकर आ गए, ये भी लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ बाकी के धर्म के लोग हैं वो तो इसमें पैर भी नहीं डालना चाहते, तो ये हमारी नहीं है। तो ये अजीब स्थितियां हैं, ठीक, विचित्र स्थितियां हैं। समाज की गंदी प्रथाओं को भी इतिहास जानकर अपने सर पर ढोने की परंपरा शुरू करो ना यार भाई। केवल कुछ खास धर्मों को, रीति रिवाज, परंपराओं को क्यों अपने बनाने पर लड़ाई लड़ते हो? इस समाज में तमाम गंदगियां हैं, उन्हें भी ढो, अपने माथे पे कलंक के रूप में स्वीकार करो कि भारत में ये हजारों सालों से हो रहे हैं और आपको इसे मानना पड़ेगा, ठीक। तो वहां नहीं है, वहां थोड़ा सा निषेध है, ठीक। और वहां नहीं है। असलियत में समाज की अच्छी प्रथाएं, बुरी प्रथाएं दोनों ही महिला विरोधी हैं, चाहे छठ पूजा हो चाहे डायन प्रथा हो। और परेशानी है कि एक प्रकार की गंदी प्रथा को लेने के लिए धर्मों के लोग लड़ते हैं और दूसरी प्रकार की घृणित प्रथा से ये परहेज करते हैं क्योंकि इनके वास्तविक चरित्र से उजागर होने के खतरे हैं, ठीक। तो चलिए इस बेनाम बिगर बाप की डायन बिहासी प्रथा, जिसका क्रेडिट लेने के लिए कोई धर्म तैयार नहीं है, हम चर्चा करते हैं और इतिहास में आई कहां से, इसे भी थोड़ा सा हम देखेंगे, ये कहां से उत्पन्न हो गई, इसे भी देखेंगे। तो दर्शकों ये डायन बिहासी प्रथा है और इसके बारे में आप सुना होगा, भारत में लगभग 11 से अधिक राज्यों में इस तरह की परंपराएं चलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि असम से शुरू हुई ये परंपरा और भारत में सभी राज्यों में फैल गई, ठीक है, ऐसा भी कहते हैं। और कुछ लोग इसे हिंदूवादी साइट से बताते हैं अंग्रेजों से, पाश्चात्य देशों से आ गई, पर वो भी अलग थी। अंग्रेजों में जो विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज में विच हंटिंग चलती थी, वो एक अलग चीज थी। और भारत में ये जो डायन बिहासी प्रथा है ये जो चलती है, ये टोटल अलग चीज है। इसमें बड़े अंतर हैं, दोनों डिफरेंट तरह की चीजें दिखाई देती हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं पुरुषों ने महिलाओं के लिए किस तरह का समाज रचा है और इसमें महिलाओं की वास्तविक औकात और स्थिति क्या है। और ये डायन बिहासी प्रथा समझाने से पहले, इसका पाठ करने से पहले मैं इतना कह देता हूं कि इस देश की वो सभी महिलाएं जो इस समय शानदार जीवन जी रही हैं, जिनकी शिक्षा तक पहुंच है, जो स्कूल कॉलेजों में जाती हैं, जो नौकरियां करती हैं, लाखों रुपए की तनख्वाहें अर्जित करती हैं, अपनी मर्जी से पैसे खर्च करती हैं, सुख सुविधापूर्ण जीवन जीती हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनका ये शानदार जीवन डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों की वजह से है, ठीक है। नहीं तो वो समाज के वर्ग जिन तक डॉक्टर अंबेडकर के सुधार नहीं पहुंचे, वहां महिलाओं के हालात क्या हैं आज आप देख लीजिए। मैं आपको डायन बिहासी प्रथा दिखाता हूं, मैं उस समाज की तरफ लेके चलता हूं जहां तक डॉक्टर अंबेडकर के सुधार के प्रभाव अभी तक नहीं पहुंचे और वहां महिलाओं के हालात क्या हैं, ठीक। आप देखिए जरा, ठीक, क्या स्थिति है। तो चलिए हम डायन बिहासी प्रथा पे बात कर रहे हैं और हम अतीत की बात नहीं कर रहे हैं। आप में से कई सारे लोगों को लगा होगा हम पुरानी किसी परंपरा की बात कर रहे हैं, तो हम अतीत की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। ये घटनाएं सब आपकी हैं। लगभग हर 3-4 दिन में हमें एक किसी महिला की डायन बताकर मार देने की परंपरा के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 26 अक्टूबर 2024, ये देखिए, ये हिंदुस्तान एक अखबार है, धनबाद की घटना का उल्लेख करता है। वो बताता है कि डायन बेहसी का आरोप लगाकर सनातन ने कर दी थी चाची की हत्या। सनातन एक नाम व्यक्ति था, उसने अपनी चाची की हत्या कर दी क्योंकि उसी चाची पर शक था कि उसके कारण वो तंत्र मन टोना टोटा करती है, डायन है। ये लेटेस्ट न्यूज है, ज्यादा पुरानी नहीं है। आप दिवाली मना रहे थे
और उसी के आसपास ये 26 अक्टूबर के आसपास की ये घटना है। ठीक, ये इकलौती घटना नहीं है, ऐसी घटनाओं का अंबार लगा हुआ है। हम फिर से क्या बोलते हैं, थोड़ा सा न्यूज आर्टिकल छापते हैं तो हमें जागरण न्यूज में पता चलता है। ये देख लीजिए, 12 अक्टूबर की खबर है, 24 से थोड़ा सा 26 से पीछे जाकर 12 अक्टूबर, झारखंड में डायन बिहासी के आरोप में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, अपराधियों ने जंगल में शव फेंका। ये सब अभी लेटेस्ट घटनाएं हैं, तो मैं आपको कोई पुराने इतिहास के गड्ढों में गोता लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं वर्तमान की एक समस्या पे चर्चा वो आयोजित कर रहा हूं। इस देश की महिलाओं को जो संवैधानिक सुधारों से अछूती रहीं, जो पिछड़ी हैं, तकलीफ में हैं, उनका जीवन कितना तकलीफदायक है। ठीक, बहुत ज्यादा परेशानी है। ठीक, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। और क्या इश्यूज हैं, चलिए उन्हें हम लेकर थोड़ा चलते हैं, देखते हैं क्या स्थितियां है। देखिए, ये वाली जो खबर है ये भी लेटेस्ट न्यूज है। लगातार न्यूज छापता है, सितंबर 10 की न्यूज है 2024 की। रांची में देखिए, डायन बिहासी के आरोप में महिलाओं की हत्या, सभी आरोपी फरार। ठीक, अब ये भी न्यूज लेटेस्ट ही है। उसके बाद देख लीजिए, बड़ी सारी न्यूज है, बहुत बड़ी है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि पुरुषों के बनाए हुए व्यवस्था में महिलाओं पर पुरुष कैसे कैसे अत्याचार करते हैं ये पढ़ने की, तो जरूर पढ़िएगा इसे। 9 अक्टूबर 2022 की कुछ न्यूज है, देखिए, डायन बिहासी के आरोप में महिलाओं की गला काट कर हत्या, ऐसे कांड के लिए देश में चर्चित ये पंचायत है। ठीक, जागरण की न्यूज है, ये देखिए, ये इस तरह के डायन भेसा बिहासी के देखिए हमें कई मिल जाएंगे। ईटीवी छापता है 17 अगस्त 2024 का, ये आर्टिकल है, मां को डायन कहने का विरोध किया तो पड़ोसी ने मार डाला, धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। ये सब लेटेस्ट न्यूज हमारे सामने उपलब्ध हैं, और कहीं ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पुरानी अतीत की घटनाओं की। 24 सितंबर 2024 ये अभी की बात है। यहाँ देखिए, बंगाल के बीरभूम में डायन के आरोप में 2 आदिवासी महिलाओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, 6 लोग गिरफ्तार। ठीक है, ये अभी चल रहा है। उसके बाद फिर आगे देख लीजिए, फिर एक और गया से न्यूज आती है। गया की न्यूज सितंबर 2030 की गया की न्यूज है, और इसमें देख लीजिए, ये प्रभात खबर है उसमें छपी हुई है। बताया गया, गया न्यूज है, डायन समझकर की गई थी प्यारी देवी की हत्या, और पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा, 4 गिरफ्तार। ये गया की न्यूज है। वही गया है जो हिंदू धार्मिक संस्कारों का केंद्र है। ये वही गया है जहां महान, दुनिया को अनीश्वरवाद का सिद्धांत देने वाले बुद्ध की कर्मभूमि भी रहा है। ठीक, ये आप जानते हैं। और भी तमाम सारे मत परंपराओं के लोग यहाँ पर रहे। ठीक, और 7 जून 2023 की एबीपी न्यूज छापता है कि चरबाई में डायन होने के शक में महिला की गला रेत कर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। ये खबर अभी भी, ये भी सब लेटेस्ट न्यूज है, पिछले कुछ साल, कुछ सेशन की न्यूज़ें हैं, एक साल की न्यूज़ें हैं, ये सब लगातार आ रही हैं। उसके बाद देख लीजिए, आनंद दत्त की एक रिपोर्ट है, इसमें बताया जा रहा है, देखिए, बीबीसी की 21 अप्रैल 2022 की, और इसमें बताया गया है कि झारखंड में 7 सालों में डायनों को बताकर मार दिया गया 231 लोग, फिर भी क्यों लग रहा है भूतों का मेला। एक बड़ा आर्टिकल बीबीसी ने भी कवर इस पे किया, इनफैक्ट 2-3 आर्टिकल उन्होंने कवर किए हुए हैं। ठीक, तो ये सब चल रहा है। अब इसमें दर्शकों आप एक पैटर्न देखिए कि डायन बिहासी के आरोप में ज्यादातर मामलों में महिलाओं को ही मारा जाता है, और इन केसों का ट्रेंड भी अध्ययन करेंगे तो ज्यादातर प्रौढ़ महिलाएं हैं। ऐसी महिलाएं जो 40-45 साल से ऊपर की हैं, 60 साल की हैं, उनकी हत्याएं की जाती हैं। तो एक टिपिकल पैटर्न इन हत्याओं में दिखाई देता है। ठीक, बहुत कम ही मामलों में घर वालों की हत्या, आदमियों की हत्या की जाती है, ज्यादातर मामलों में महिलाओं की हत्या की जाती है। उन महिलाओं की विशेषकर अगर हम देखें तो जो किसी न किसी प्रकार की जमीन की मालिक रहती हैं, जिनके पति मर जाते हैं, विधवा हो जाती हैं, जो अपनी जमीनों पर दावा करती हैं, इस तरह की महिलाओं को इकट्ठे होके डायन प्रथा के नाम पर मार दिया जाता है। इसका एक ट्रेंड है, और उस ट्रेंड को, उस चीज को आप समझ सकते हैं, उसका संबंध सीधे तौर पर धर्म से है, पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था से है, और जातिवाद से है। महिलाओं की लिंग भेद यानी जातिवादी व्यवस्था में महिलाओं की कमजोर स्थिति से डायन बेहासी प्रथा का सीधा संबंध है,
और ये मैं नहीं कहता, ये विशेषज्ञ कहते हैं, ये जो टिपिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना। क्या है मामला, देखिए झारखंड में देखिए 7 सालों में डायन बताकर मार दिए गए 231 लोग, फिर भी क्यों लग रहा है भूतों का मेला। भूतों का मेला अभी भी लग रहा है, इन्हें 2022 में इन्होंने कवर किया हुआ था और झारखंड में ये पूरा मेला लग रहा है। 231 लोग पहले भी मर चुके हैं यही सब तंत्र टूना टोटका में। और बताया जाता है कि 2015 से 20 में देखिए कुल 4560 मामले दर्ज किए गए हैं। किस तरह के, ये इसी तरह के टोना टोटका और डायन वायन इस तरह के तंत्र मंत्र के, ठीक है, ये बड़े पैमाने पे चल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए एक एक्टिविस्ट हैं अजय कुमार जायसवाल, वो बताते हैं कि 26 सालों में केवल झारखंड में ही 1800 महिलाएं मार दी गई, फिर भी राज्य सरकार ऐसे आयोजनों पर रोक नहीं लगाती। भूतों के मेले लगते हैं, तमाम किस्म के गुनिया और जानकार लोग बैठते हैं, लोग वहां पर अपने प्रश्नों का सवाल लेने आते हैं और ये मूर्ख लोग ये कहते हैं कि कोई साया है, कोई आत्मा है जो उनका अनिष्ट कर रही है और किसी महिला की तरफ इशारा कर देते हैं और ऐसे कर कर ये धार्मिक गुनिया जानकार फर्जी बाबा ढाबा किसी न किसी महिला की जान मुश्किल में डाल देते हैं। ये चलता रहता है, मेले लगते हैं, इसके बाकायदा मेले आयोजित किए जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि अकेले झारखंड में अगर देख लीजिए 26 सालों में 1800 से ज्यादा महिलाएं मार दी गई। ये सब रिकॉर्डेड डेथ की बात हो रही, जाने कितनी डेड ऐसी होंगी, मृत्यु ऐसी होंगी जो अनरिकॉर्डेड हैं, उनकी कोई ना सूचना दी, उन महिलाओं का ना कोई खैर खाव था, ना कोई पुलिस को जानकारी देने वाला था, ना कोई बताने वाला था। कहाँ वो मार दी गई, गाड़ दी गई, खत्म कर दी गई। एक दिन रात में भीड़ इकट्ठी हुई, दरवाजे पर धक्के मारे, दरवाजा तोड़ा, किसी महिला को भीड़ ने बाहर खींच लिया, उसे नंगा करके पूरे शहर में गांव में घुमाया, पेड़ से उल्टा लटका दिया, मलमूत्र पिलाया, जहर पिलाया या कीटनाशक पिलाया, पहाड़ से नीचे फेंक दिया। ये कॉमन मोड ऑफ ऑपरेंडिस है ऐसी महिलाओं को मारने की, और फिर इनकी कौन सुध लेता है। घर परिवार के लोग कुछ बच जाते हैं तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं, तो ऐसी खबरें सरकारी आंकड़ों में दर्ज हो जाती हैं, और अगर कोई भी ना हो तो फिर ऐसी महिलाएं मरने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, इनका जीवन यही है। तो पुरुषों के बनाए समाज में महिलाओं की कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा खराब हालात है। ठीक, आप लकी हैं अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के सुधारों से लाभ लेकर आज इस गंदगी से दूर हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। आप लकी हैं, वो सब लोग लकी हैं जिन पर संविधान के शासन के तहत बेहतर सुधार जिनके हिस्से में आए, जो अच्छा जीवन जीते हैं। ठीक है, अच्छे समझिए, इस देश का संविधान सेक्युलर आधारों पर बनाना और धर्मों को संविधानों से दूर रखना, मानवीय मूल्यों पर संविधान का निर्माण करना, समानतावादी नियमों पर संविधान को बनाना, ये डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी देन है। और समाज का बड़ा वर्ग इससे लाभान्वित हो रहा है, लेकिन समाज का एक वर्ग है जिस तक ये सुधार अभी पहुंचे नहीं है। और उन वर्गों के हालात क्या हैं, हम डायन बिहासी प्रथा से उन महिलाओं की स्थिति थोड़ी समझ सकते हैं। आगे देखिए, आशा संस्था की तरफ से 2018 में 8 जिलों में 332 गांवों में सर्वे किया गया था। पाया गया था कि 258 महिलाओं को समाज ने डायन घोषित कर रखा है। ठीक है, इसी दौरान 103 ऐसे व्यक्ति भी मिले जो खुद को तांत्रिक बता रहे थे। अब ये देख लीजिए, आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 26 सालों में झारखंड में 1800 महिलाओं को केवल डायन घोषित करके मार दिया गया। ये मरने वाला है। उसके बाद 2018 में शोध किया गया, आशा संस्था की तरफ से बताया गया कि भाई मात्र 332 गांव में झारखंड में 258 महिलाओं को गांव वालों ने डायन घोषित करके रखा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए पूरे गांव मिलाकर कितनी हजार लाखों में ये महिलाएं होंगी जिन्हें गांव में डायन घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद अगर उन्हें मारा भी ना जाए तो उनके सामाजिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, लोग उनसे बात नहीं करते, सब लोग उनसे दूर रहते हैं, उन्हें खाना पीना, उनके घर का बहिष्कार, जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 2024 में महिलाओं के हालात हैं। इस देश की कुछ महिलाएं, बहुजन समाज की महिलाएं इन हालातों में मर रही हैं। ठीक, मतलब मरना भी नसीब नहीं है उनके लिए, वो भी कष्टकारी है। ठीक, आगे देखिए, ये सब आंकड़े यहाँ पे बताए गए। उसके बाद देखिए, संस्था के प्रमुख जो हैं छुटनी देवी हैं।
चुटनी देवी को राष्ट्रीय पुरस्कार भी पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। ये डायन ब्यासी प्रथा से लड़ी थी और ये अब रोल मॉडल के रूप में है। तो चुटनी देवी को डायन हत्या के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 2020 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था। ठीक है। झारखंड के पलामू में देखिए तप्ती के बारे में बताया गया कि ये मेला चल रहा है। उस मेले के बारे में बताया गया कि देखिए, हाँ, तपती दोपहर है, लू के बीच गोबर के उपलों में लगे आग में कोई चावल फेंक रहा था तो कोई नारियल। दूसरी ओर वहां काले बकरे और लाल टीका लगाए जा रहे थे, कबूतर की कीलें चुभाई जा रही थी, किसी महिला के शरीर में धागा बांधा जा रहा था, तो वहीं बगल में एक पंडित कुछ मंत्र जाप करते हुए मुर्गों को चावल खिला रहा था। वहां प्यास बैठी महिला कुछ चूजों को पकड़कर अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। इन लोगों को लग रहा था कि इनके शरीर पर किसी डायन ने भूत लगा लिया है और सब उसका इलाज करने वहां पहुंचे थे क्योंकि वहां भूत मेला लगा हुआ था। ठीक है, ये सब बातें बताई गई, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ऐसे भूत मेले बहुत लगते हैं इस पूरे आदिवासी बेल्ट में। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्रिस्ट देखिए और अलाइड साइंस के निर्देशक डॉक्टर सुभाष सोरे ने कहते हैं कि 21वीं सदी में भी इस तरह के आयोजन होना ही नहीं चाहिए। इन मेलों में एक ओझा के सामने एक महिला बैठी दिखी जो लगातार गर्दन हिला रही थी। ओझा कथित तौर पर उसका इलाज कर रहा था। उन्होंने पूछने पर अपना पूरा नाम नहीं बताया। ठीक है, बस इतना कहा कि उनका नाम पांडे जी है। वो यूपी के बनारस से आए हैं। वे कहते हैं कि इस महिला के ऊपर शैतान आकर खेल रहा है, इसलिए वह झूला झूल रही। लेकिन कैसे पता चला कि इस महिला के ऊपर भूत है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि माँ भगवती की कृपा से पता चलता है। वही खड़ा होकर बोलती हैं कि शैतान है और ये केवल यही आकर पता चलता है, बाहर पता नहीं चलता कि भूत है। ठीक, तो पांडे जी वहां पे पंडित देवता पहुंच गए हैं। ये भूत उतारने का धंधा अपना, जैसा कि ब्राह्मणों का हमेशा से रहा है, अंधविश्वास फैलाने का चालू कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक, सासाराम से आए मंटू चंद्रवंशी संजय की बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उनके पास ज्यादातर लोग वही आते हैं जिनके दिमाग से डिस्टर्ब होते हैं, इलाज कराकर थक जाते हैं। तंत्र आदिकाल से चला आ रहा है, साइंस इसको नहीं मानता। साइंस के हिसाब से चलिए तो ये गलत है। वेदों में भी भूत पिशाच दिखाया गया, ऐसी बात बता रहे हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि आपने वेद पढ़े हैं, तो इसका जवाब नहीं देते। ऑब्वियसली ना कोई बाबा ना ढाबा, ज्यादातर लोग वेद नहीं पढ़ते, किसी को नहीं पढ़े होते, सब सिलेक्टिव कुछ चीजें बताकर फेंका फाकी करते रहते हैं। ठीक, दर्शकों, धर्म ग्रंथों की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति का धर्म होता है वो अपने धर्म के धर्म ग्रंथ कभी पढ़ता ही नहीं। ठीक है, और दूसरे भी धर्म ग्रंथ पढ़ने का दिखावा करते हैं, पर प्रैक्टिकली ये धर्म ग्रंथ इतने बड़े बड़े हैं कि सब उनमें से कुछ सिलेक्टिव चीजें ही पढ़ते हैं। गिने चुने जानकार लोग पूरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। ठीक, और इसलिए होता ये कि अज्ञानता से वशीभूत होकर लोग अपने धर्मों को डिफेंड और दूसरे धर्मों को बुरा कहने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने विस्तृत अध्ययन नहीं किया होता। अगर आप कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का अगर विस्तृत गहन अध्ययन करे तो उसे पता चल जाएगा कि हजारों साल पहले आरंभ किए गए धर्मों में आज की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में 100 बुराइयां और कमजोरियां निहित हैं और उन्हें बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक, कोई भी धर्म 2024 में हजारों साल पुरानी विचारधारा 2024 के समाज पर ना तो सही से लागू की जा सकती है और ना ही उसका लागू होना संभव दिखाई देता है। ठीक, क्या करें, आदत तो यही है। ठीक, तो ये वेद इन्होंने पढ़े नहीं है, ये धंधा करने बैठ गए हैं, वेदों के नाम पर भूत पिशाच उतारने लगे। ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं, 15 से 20 हजार तक गरीब गांव, 10 से 15 हजार रुपए तक वसूल लेते हैं ऐसे गरीब गांव वालों से। और साथ में एक परेशानी भी है कि वो हमेशा ये कह देते हैं कि भूत पिशाच किसी बगल वाली औरत ने लगाए हों, तो साथ में उस महिला और औरत के लिए भी जीना मुश्किल कर देते हैं। फिर गांव वाले इकट्ठा होकर उसे मार देते हैं। प्रश्न ये है कि आखिर इतना अंधविश्वास क्यों है? झारखंड में 32 सालों से डायन हत्या के खिलाफ काम कर रही आशा संस्था के प्रमुख अजय जायसवाल का अनुभव है। वे बताते हैं कि ओझाओं के पास जब रोगी पहुंचता है तब उस दिन इलाज नहीं किया जाता, अगले 10 दिन बाद का समय दे दिया जाता है। इस दौरान उस ओझा के सहयोगी रोगी के गांव जाकर सब कुछ मालूम कर लेते हैं और परिवार में किसको डायन बताना चाह रहा है, उसके घर में क्या क्या है। वो कहते हैं कि 10 दिन के बाद जब रोगी उस तांत्रिक के पास पहुंचता है तो बिना पूछे तांत्रिक वही सब जानकारी देने लगता है। ऐसे में रोगी चौंक जाता है और उसका विश्वास
अटूट हो जाता है। धंधा वही है, लोग पहुंचते हैं, उन्हें टाइम दे दिया जाता है, फिर पीछे से अपने लोगों को भेज के उनकी जानकारी ले ली जाती है, फिर उनके ही घर की किसी महिला को डायन घोषित करवा दिया जाता है और फिर ऐसे करके ये महिलाओं को मारने का षड्यंत्र बाबा ढाबा धार्मिक आंडे पांडे ब्राह्मणवादी लोग चलाते रहते हैं। गांव देहातों में बड़े पैमाने पे इन्होंने अपनी जाल बिछा के रखे हुए हैं। ठीक, ये दिख रहा है। देखिए इसी तरह की एक खबर दैनिक भास्कर ने छापी हुई थी 2022 में, बड़ा फेमस केस था ये। एक महिला के साथ हुए इस दुर्दांत डायन प्रथा का, ये काफी चर्चाओं में रहा था। और ये झारखंड की मुन्नी, झारखंड के दुमका जिले में आवासी गांव में रहती हैं। 24 सितंबर को उनकी मां सोना मुनि टुडू सहित 4 लोगों को गांव वालों ने डायन बताकर अमानवीयता से सारी हदें पार कर दी। ठीक, तो ये जो केस था सोना मुनि टुडू का, ये काफी फेमस केस था। और इसमें देखिए क्या हुआ था कि वो बताती हैं कि उनकी लड़की बताती हैं कि माँ को कुछ लोग घसीटते हुए ले गए, पेड़ से बांध कर पूरी रात। माँ दहाड़ मारकर चीखती रही, चिल्लाती रही, मारते मारते थक गए तो सुबह भारी पंचायत में गर्म राडों से दाग दिया, जबरन मेला पिलाया, मेला यानी टॉयलेट। ठीक, जब एक आदमी ने माँ की गर्दन काटने के लिए ये गडासा उठा लिया। माँ डर गई, चिल्लाकर बोली मैं ही डायन हूं, मैंने ही गांव के लोगों को खाया। तो देखिए ये इनका मोड ऑफ ऑपरेंडिस है, किसी महिला को पकड़ लेते हैं और जैसा कि मैंने कहा कुछ मामलों में नंगा घुमाते हैं, फिर उल्टा लटका देते हैं, फिर उसे मारते हैं, गरम राडों से दाग देते हैं, फिर उसे गंदगी पिलाते हैं, मैला मलमूत्र पिलाते हैं। मतलब डायन को मलमूत्र का क्या लॉजिक है पता नहीं, लेकिन एक पुरुष के दिमाग की जितनी विकृति है जो एक महिला के संदर्भ में वो सोच सकता है, डायन प्रथा के बहाने किसी महिला के साथ कर लिया जाता है। ठीक, आप समझिए ये कुंठित लोगों का समाज है। भारत का पुरुष समाज कुंठित है और ये कुंठाएं जो हैं महिलाओं के प्रति हैं। ये पुरुष महिलाओं के साथ तमाम सारे नैतिक अनैतिक कृत्य करना चाहते हैं। और ये डायन प्रथा और ये प्रथाएं केवल एक पुरुषों की उस कुंठा को प्रदर्शित करने का माध्यम बन गई हैं महिलाओं के प्रति। जैसा कि एक पुरुष अपने आसपास की सभी महिलाओं को नंगा देखना करना चाहता है, कुंठित पुरुष, ठीक है, महिला पर तमाम किस्म के अत्याचार करना चाहता है, एक वायलेंस, ठीक, क्योंकि इससे एक आनंद की प्राप्ति होती है। कुंठित व्यक्ति को अपने सब्जेक्ट पर तमाम किस्म के अत्याचार करके एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये भीड़ जो है ये इसी प्रकार की भीड़ है। ठीक, किसी महिला को नंगे घुमाने का डायन होने से क्या संबंध है, किसी महिला को मलमूत्र पिलाने का डायन होने से क्या संबंध है, उसे आग में या गर्म रॉड जलाने का क्या संबंध है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन ये पुरुषों की कुंठा है महिलाओं के प्रति। ठीक, आप समझिए बात को, ये गजब की कुंठा है। किसी महिला को नंगे देखने का भारत के कुंठित पुरुषों का आजीवन का सपना, या कहिए अपने आसपास की हर महिला को नंगे देखने का इन कुंठित लोगों का एक स्वप्न है। क्योंकि हमने धर्म के आधार पर एक रूढ़िवादी बंद समाज इसी प्रकार का तो बनाया है। ठीक, जब समाज ही इसी प्रकार का बनाया है तो पुरुषों के व्यवहार भी इसी तरह के होने वाले। तो ये डायन प्रथा में जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है वो दिखा रही है कि बस पुरुष अपनी कुंठा बाहर निकाल रहे हैं। चाहते तो सीधे गोली मार सकते थे, चाहते तो सीधे गर्दन काट सकते थे, चाहते तो सीधे क्या बोलते हैं, चलिए डायन प्रथा है और जला के मार दिया, खेल खत्म हुआ। पर ये नंगे घुमाना, मलमूत्र पिलाना, राडों से दागना, रात भर पीटना, ये केवल दिखा रहा है कि पुरुषों के दिमाग में महिलाओं के प्रति जो कुंठा है वो इन प्रथाओं के माध्यम से बाहर निकलती है। और ये प्रथाएं जीवित भी इसलिए हैं कि पुरुषों को समय समय पर महिलाओं के साथ इस तरह की जिसे कहते हैं अमानवीय कृत्य करने का मौका मिल जाता है, उनकी कुंठाएं बाहर आ जाती हैं। ठीक, और साथ में पूरे महिलाओं को डरा के रखने का भी एक माध्यम है। एक महिला को नंगा करके घुमाओगे, रात भर मारोगे, राडों से दागोगे, मलमूत्र पिलाओगे, तो बाकी पूरे गांव की, पूरे समाज की महिलाएं डर के, सहम के चुप रहेंगी, आज्ञा मानेंगी और कभी विरोध नहीं करेगी। ठीक है, तो 2 तरह की कुंठाएं पूरी हो जाती है। एक, महिला सर उठाकर बात ना करे, और दूसरी, समय समय पर महिलाओं को नंगे घुमाकर जो आनंद की प्राप्ति होती है पुरुषों को,
वो भी पूरी हो जाती है। ठीक, ये भी है। और तीसरा फायदा उसकी जमीन जायदाद हड़प लेने का जो महिला के हिस्से में आई है वो भी है। तो ऐसे कर कर ये सारी प्रथाओं के पीछे हम ये देखते हैं कि पुरुषों की जो दिमागी समस्याएं हैं, भारतीय पुरुषों की, वो ज्यादा जिम्मेदार दिखाई देती है। इन्हें इलाज की जरूरत है। ये बीमार लोग हैं, ठीक है, भारत के बीमार लोग हैं, और ये पूरे समाज को बीमार करते हैं, और इनके दिमाग के इलाज की जरूरत है। और वो इलाज शिक्षा से, ठीक है, विकृति ज्ञान के प्रकाश से दूर होगी। पर ज्ञान ना देना है ना लेना है, अंधविश्वास को ही आगे बढ़ाना है, और अंधविश्वासी प्रथाओं को ही आगे बढ़ाना है। और धर्मों ने ठेके लिए हैं, और धर्म के कुछ ठेकेदार खड़े हो गए हैं, वो भी अब इन अंधविश्वासी प्रथाओं को तीरा मीरा करके आगे बढ़ाने के चक्कर में ही है। कोई खत्म करने की बात नहीं कह रहा कि गंदा है खत्म कर दो। लड़ाई इस बात की है कि क्या तेरा है और क्या मेरा है। ठीक, खत्म नहीं करना है, बढ़ाना है आगे। ठीक, फिर देखिए मारते मारते थक गए तो सुबह पंचायत ने गर्म राड़ों से दाग दिया, मेला पिलाया और गर्दन काटने के लिए उठा। महिला डर गई, डर जाएगी तो वो कुछ भी मान लेगी, जैसा कि आप जानते हैं। और एक बार महिला ने मान लिया तो समझिए पुरुषों की कुंठा पूरी हो गई कि देखिए यही डायन थी और यही सब लोगों को खा रही थी, और फिर उसका मरना तय हो जाता है। ठीक, ये देखिए ये बच्ची है, ये बता रही है पूरी, सुनमुन देवी की बेटी है मुन्नी टुडू, ये पूरी जानकारी दे रही कि उसकी माँ के साथ क्या क्या हुआ था। ठीक, मुन्नी कहती है कि अगस्त सितंबर में गांव के 2 लोगों की मौत सांप के डसने से हो गई थी। एक आदमी के पेट में दर्द हुआ, उसकी जान चली गई। गांव के लोगों ने मां को इसका गुनहगार बना दिया। वे लोग मेरी मां से कहने लगे कि तुमने ही डायन किया। मतलब आप लॉजिक भी देखिए, गांव में कोई मर जाए, किसी की हत्या हो जाए, कुछ हो जाए, किसी एक महिला को कारण बना दो और बस फिर उसके पीछे पड़ जाओ डायन डायन कह के, और फिर उसे मारने तक क्या बोलते हैं इस खेल को जारी रखो। ठीक, तो ये बड़ा विचित्र है, बड़ा अजीब। इसीलिए मैं आपको थोड़ी समय पहले छठ पूजा बता रहा था कि छठ पूजा पूजा के जो कोर एरिया है ना, झारखंड, बिहार, बंगाल, वहीं सबसे ज्यादा डायन बिहासी प्रथा भी पालन में होती है। होती तो देश के 11-12 राज्यों में, ठीक, लेकिन ये कोर एरिया है। तो जहां एक तरफ महिलाओं से 4-4 दिन के व्रत करवाते हैं आदमी लोग, वहीं ये यही आदमी इकट्ठे होके जब चाहे किसी महिला को नंगा करके डायन बताकर उल्टा लटका कर मार भी देते हैं। एक तरफ इनके लिए महिलाएं इनकी जान बचाने वाली हैं, दूसरी तरफ महिलाएं डायन हैं जो इनकी जान लेती हैं। पुरुषों के बनाए हुए समाज, पुरुषों के बनाए हुए धर्म, और पुरुषों की बनाई हुई उनकी खुद की कुंठा महिलाओं के प्रति, महिलाओं को नंगा कर लेने की कुंठा। ठीक, ये भारतीय समाज और यहाँ के पुरुष हैं। ठीक, चलिए वो बताती हैं आगे। देखिए मुन्नी कहती हैं कि अगस्त सितंबर में गांव के 2 लोगों की मौत सांप से, ये सब हो गया, उन्होंने गांव के नाम पर बस कोई भी मरा और आरोप लगा देते हैं रिश्तेदार मिलकर। वो बताती हैं कि उस रात हम लोग खाना खा रहे थे, खा के सो रहे थे, तभी दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आई। माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन लोगों ने माँ को बाहर खींच लिया, माँ को घसीटते हुए ले गए और पेट से बांध दिया। पूरी रात पीटा, जान बचाने के लिए माँ को बोलना ही पड़ा मैं डायन हूं। ठीक, ये देख लीजिए, ये बच्ची इस पूरी कहानी को बता रही है। ठीक, मुन्नी कहती है कि माँ की जान तो बच गई, लेकिन हमारा जीवन नर्क हो गया। माँ और हमारे परिवार को अब डायन का ठप्पा लग गया है। ठीक, तो ये मुन्नी देवी की जो कहानी है ये डायन का लग गया। भीड़ में से एक ने पूछा कि गांव वालों को कैसे खाया, तो माँ ने बोल दिया पहले खून पिया, छाती चीरी, इससे माँ की जान तो बच गई लेकिन हमारी जिंदगी नर्क हो गई। माँ उस दिन के बाद से सदमे में है, किसी से बात नहीं करती है, जंगल चली जाती है, देर रात लौटती है और 1-2 कौर खाना खाती है, और यही गांव में कोई भी हमारे घर नहीं आता है। लोग देखते ही दूर भाग जाते हैं। रात बेरात दबंग घर आकर धमकी दे जाते हैं कि पुलिस से कुछ कहा तो पूरे गांव को खत्म कर देंगे। ये सब चल रहा है। जो महिलाएं कभी बच भी जाती हैं, ये उनके जीवन के हाल है। ठीक, तो महिलाओं को किसी भी तरह से नियंत्रित रखना ताकि उनका शोषण किया जा सके, उसके लिए 100 प्रकार के नियम, कायदे, कानून, परंपराएं, रीति रिवाज बनाए रखना, इसे पुरुषवाद कहते हैं। ठीक, और ये भारतीय समाज में कोट कोट के भरा हुआ है।
ठीक है, ये देखिए। और पुरुषों का फिर दोहरा चरित्र भी है। ठीक, वो महिलाओं की समस्याओं पे बात ही नहीं करना चाहते, उन्हें पसंद भी नहीं है और सुनना भी नहीं चाहते। ठीक, सुधार होने की कोई गुंजाइशें भी भविष्य में नहीं दिखाई देती। चलिए आगे देखते हैं। ये 4 लोग हैं जिन्होंने उस महिला के साथ ऐसा किया हुआ था और ये फिर बाद में पकड़े भी गए पुलिस के द्वारा। ये सब चलता रहा। ठीक, एक और मामला था श्रीलाल मुर्म को। कोला टुडू फिलहाल गांव में, इसी गांव में रहते हैं, उनसे मिलने गए, उनसे भी बात की हुई थी। और एक और मामले में भी फिर उन्होंने इन दोनों जो हैं इनसे भी चर्चा की हुई थी। ये बताते हैं कि श्रीलाल मुर्म और उनकी पत्नी कोला टुडू हैं। श्रीलाल कहते हैं कि हम गांव में वापस नहीं लौटते, गांव के दबंग लोग हमें धमकी देते हैं। बताते हैं कि उस रात को कोला टुडू कहती हैं कि रात को खाने के बाद पति और बच्चों के साथ सो रही थी। जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई, दरवाजा खोला, लाठी डंडा लेकर 10-12 लोग घर में घुस आए। देखते ही बाल पकड़ लिए, जमीन पर पटक दिया, लात घूंसे मारने लगे। ये सब बता रही हैं। सुनकर पति आए तो उन्हें भी वो लोग मारने लगे। वे कहते कहते थे कि तुम लोग गांव को खा रहे हो। हम रोए गिड़गिड़ाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरी रात पीटा गया, घर में घुसने नहीं दिया गया। पति भी गली में रात भर जमीन पे पड़े रहे। ये लोग तो बच्चों पर भी झपटे थे लेकिन अंधेरा होने की वजह से बच्चे घर से भाग गए थे, उनकी जान बच गई थी। ये मारपीट की गई है। ऐसा किसी के साथ भी हो जाता है वहां पे, जब चाहे भीड़ इकट्ठी होकर किसी को भी डायन वायन होने के आरोप में मारने पीटने लगती है, कईयों को मार भी देती है। सुबह पीटने वालों ने पंचायत बुलाई। मांझी हाड़ा की मौजूदगी में मुझे मेरी बड़की माई और उसकी सहेली सोना मुनि की डायन बताया गया। हम नहीं माने तो उन लोगों ने हमें लोहे की रॉड से गर्म किया और हमें मारने लगे। फिर मैला पिलाया। इसके बाद हम नहीं माने तो उन लोगों ने गर्दन पर गड़ासा रख दिया और जब हम क्या कर सकते थे जान बचाने की, कहना पड़ा कि हम डायन है। ठीक, ये ऐसे डायन प्रथा चलती है। ये जो व्यक्ति है, इससे पूछा गया कितना कमाते हो तो 160 रुपए दिन के ये कमाता है। इसके परिवार के लोगों को डायन बताकर देखिए मरणासन स्थिति में रख दिया गया। पद्मश्री छुटनी देवी कहती हैं कि अकेली और संपत्ति वाली महिलाओं को गांव वाले करते हैं टारगेट। झारखंड के देखिए छुटनी देवी डायन प्रथा के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। इसके लिए पिछले साल उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 90 के दशक में छुटनी देवी को भी डायन प्रथा का दंश झेलना पड़ा था। ये आइकॉन है छुटनी देवी, रोल मॉडल है और इनके साथ भी इसी तरह की घटना घटी थी। बाद में सरकार ने इन्हें पुरस्कृत भी किया है इस प्रथा के विरुद्ध काम करने के लिए। और ये भी आश्चर्य है, इतनी गंदी प्रथा के पीछे काम करने के लिए एक महिला मजबूती से खड़ी हुई है, क्योंकि पुरुष तो धर्म बचाने में व्यस्त है। मतलब ये पुरुषों का काम होना चाहिए था, उन्हें मजबूती से इन क्षेत्रों में काम करना चाहिए था। लेकिन पुरुषों की धर्म और राजनीति की लड़ाई है, वहां पर व्यस्त है और महिलाओं को बचाने की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर है। ठीक, तो ये छुटनी देवी का संघर्ष है और उनका साहस है। ठीक, ये देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मानित किया हुआ था। वो अपनी कहानी सुनाती हैं कि 1995 में पड़ोसी के बेटे बीमार था, ठीक नहीं हो रहा था। उन लोगों ने मुझसे कहा कि तुमने इस पर डायन कर दिया था, तुम इसकी जान लेना चाहती हो। गांव वालों ने पंचायत बुलाई, मुझ पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया। जैसे तैसे कर्ज लेकर जुर्माना भर दिया, लेकिन वो बच्चे अगले दिन भी ठीक नहीं हुई। देखिए फिर वो बताती हैं कि फिर एक दिन 40-50 लोग मेरे घर में धावा बोल दिया, मुझे घसीट कर घर के बाहर ले गए, रास्ते में कपड़े भी नोच डाले, बेरहमी से पीटा, मलमूत्र फेंका। इस घटना के बाद पति ने घर से निकाल दिया। 3 बच्चों को लेकर आधी रात को मैं गांव में निकल गई थी। ठीक है, तो ये महिलाओं की स्थिति है। किसी भी महिला को घर से बाहर निकाल देना बच्चों के साथ, ये बड़ा कॉमन है घर भारत में, इसमें कोई मतलब इसकी चिंता भी नहीं की जाती। नदी के पार करके अपने भाई के घर पहुंची। कुछ दिन रोज बाद वहां भी माँ की मौत हो गई। यहाँ भी लोग मुझे डायन कहने लगे। मुझे यहाँ घर भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने लगी। मजदूरी करके किसी तरह अपना काम और बच्चों का पेट भरने लगी। इसके बाद एनजीओ से जुड़ गई और डायन प्रथा के खिलाफ काम लोगों को जागरूक करने लगी। छुटनी देवी डायन प्रथा के बारे में कहती है कि महिला अकेली हो, बूढ़ी हो या बाल बच्चे ना हो तो पड़ोसी शक करते हैं। किसी की मौत हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई पेड़ सूख जाए, गाभिन गाय को दूध सूख जाए या कोई अनहोनी हो जाए, सब अकेली, बुजुर्ग और बेसहारा औरतों को ही घेर कर पीटते हैं।
आदमी हर चीज का दोष महिलाओं पे मढ़ते हैं, और कुछ भी हो जाए डायन महिला ही होती है। ये सब कोई पुरुष नहीं कर सकता, ये पुरुषों के ध्यान केंद्र में ही नहीं आता कि ये सब कोई पुरुष भी कर सकता है, मतलब कोई पिशाच भी हो सकता है। नहीं नहीं, पुरुषों ने ये तय किया है कि खुद को मारने का कोई परंपरा नहीं चलाएंगे, सारा दोष महिलाओं का रहेगा और सारी परंपराओं का दोष सब कुछ महिलाओं का रहेगा। इस देश में कोई पिशाच प्रथा नहीं चलती, डायन प्रथा चलती। ठीक, तो अजीब पुरुषों का बनाया हुआ समाज है। ठीक, औरत अकेली हो, संपत्ति वाली हो, तब भी गांव के दबंग उसे डायन करार दे देते हैं। ठीक, ये छपता रहता है। तो ये वहां से बिहार झारखंड के क्षेत्रों से कुछ खबरें थी। फिर हम ये देखते हैं कि इसी तरह की खबरों की बात हमारे राज्य के क्या बोलते हैं पश्चिमी, जो देश के पश्चिमी भाग है वहां से भी आती है, और राजस्थान में भी इस तरह की प्रथाएं चलती हैं। इस पर भी बड़ा आर्टिकल है, देखिए जियो न्यूज छापता है 2022 में कि राजस्थान में महिलाओं को इसलिए डायन बताकर कर दिया जाता था निर्वस्त्र यानी नंगा, अब इस प्रथा पर रोक लगा दी गई है। ठीक, राजस्थान में महिलाओं को डायन घोषित करके निर्वस्त्र किया जाता था, फिर उन्हें गांव से निकाल दिया जाता था। अब डायन को प्रथा पर रोक है। ठीक, तो ये जो समाज है जिसके गौरवशाली इतिहास पर आपको गौरव करने सिखाया जाता है, और आपसे कहा जाता है कि आपको मंदिर और मस्जिदों की और इनकी लड़ाइयां लड़नी है, उसके आड़ में सत्य को छुपा दिया जाता है कि इसी समाज में हजारों सालों से औरतों को डायन कह के नंगा करके घर से बाहर छोड़ दिया जाता था, गांव से बाहर छोड़ दिया जाता था। इस देश की महिलाओं ने ये सब भी सहा है। ठीक, और पुरुष धर्म बचाते रहे, मंदिर मस्जिद की लड़ाइयां लड़ते रहे और लड़ रहे। महिलाएं इस डर में हैं कि कोई समाज की भीड़ इकट्ठी होकर उन्हें नंगा करके गांव से बाहर ना निकाल दे। ठीक, आगे देखिए, राजस्थान में महिलाओं को डायन चुड़ैल बताकर घर से निकाल दिया जाता था, निर्वस्त्र करके उन्हें गली मोहल्लों में घुमाया जाता था, उस महिला के बाल काट दिए जाते थे, यौन अत्याचार किया जाता था, और यहां तक कि उसके मुंह में मल मूत्र भी ठूस दिया जाता था और समाज से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। ठीक, ये सब होता था डायन प्रथा के नाम पे। ठीक, कई जाति खासकर भील और मीणा जातियों में स्त्रियों को डाकन कहने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा थी। राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में खासकर भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर में कुप्रथा प्रचलित रही। छोटी छोटी लिखिए, जैसे कि बच्चियों की मौत, गाय में दूध ना देना, महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया, उन्हें डायन घोषित कर दिया जाता था। खासकर विधवा महिलाओं की जमीन और संपत्ति हड़पने के लिए इस तरह के कृत्य किए जाते थे। ये राजस्थान में भी चलता था, केवल झारखंड बिहार उस तरफ के क्षेत्रों में नहीं चलती। ये परंपराएं सब राजस्थान में भी चलती थी, चल रही हैं। इनकी रिपोर्टिंग पिछले कुछ सालों से, ये नई धर्म वाली सरकार आने के बाद रिपोर्टिंग बंद हो गई। ठीक, DW न्यूज छापता है कैसे खत्म होगी डायन प्रथा। इसके बारे में एक बड़ा आर्टिकल 2018 में छापा हुआ था। वो बताते हैं कि असम के डायन विरोधी कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, लेकिन क्या असम में भी कानून के हाल झारखंड जैसे ही होंगे, ये इन्होंने छापा है, क्योंकि कानून तो झारखंड में है लेकिन ना तो कानून से कोई रोक पा रहा है और ना महिलाओं की जान बच पा रही। ठीक, डायन प्रथा पर नहीं लग सका अंकुश। ये देखिए पूरी एक रिपोर्ट है, इन्होंने बताते हैं कि 2000 से 2016 के बीच में देश के विभिन्न राज्यों में डायन करार देकर 2500 से ज्यादा लोगों को मार दिया, ज्यादातर महिलाएं थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए 2,500-3 हजार औरतों को मार देना, मतलब भारत में कोई गिनती का विषय ही नहीं है। ठीक, असलियत में आंकड़े इससे कई ज्यादा होंगे, ये तो रिपोर्टेड आंकड़े। इस मामले में झारखंड का नाम सबसे ऊपर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 14 के बीच डायन होने का आरोप लगाकर 464 महिलाओं की हत्या कर दी गई, ज्यादातर आदिवासी तबके से संबंधित थी। ये देख लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि आंकड़े तस्वीर की असली रूप का सामने नहीं लाते हैं। डायन के नाम पर होने वाली हत्याओं की तादाद इससे कई गुना ज्यादा है। ठीक है, ग्रामीण इलाके में डायन के खिलाफ लोगों की एकजुटता की वजह से ज्यादातर मामले पुलिस तक नहीं पहुंचते। तो मुझे लगता है दर्शकों, ये हजारों ज्यादा संख्या में, हजारों की संख्या में है, बहुत ज्यादा है। ठीक, ये देखिए, गांव कनेक्शन बताता है कि भाई आज भी महिलाओं को डायन बताकर मार दिया जाता है। ये डेटा देते हैं, भारत में 2015 से 2021 के बीच डायन बताकर महिलाओं की हत्या
663 मामले सामने आए हैं। यानी हर साल औसतन 95 महिलाओं को डायन बताकर हत्या कर दी जाती है। बिहार इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला राज्य था जिसमें 6 महीने तक जेल और 2000 रुपए का जुर्माना था। मतलब कानून भी देखिए, 6 महीने की जेल, 2000 रुपए का जुर्माना। ये क्या मजाक है? मतलब एक महिला के सम्मान की कीमत 6 महीने की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना है। ये तो हद है। ठीक। इसके बावजूद राज्य में ऐसी मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। 2023 की रिपोर्ट है, ये बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 20 के बीच 663 महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। ये आंकड़े हर साल औसतन 95 महिलाओं की हत्या के बराबर है। देश में डायन के शिकार से संबंधित 65% हत्याओं के मामले में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आते हैं। ठीक है, ये सब आदिवासी राज्य हैं, यहाँ आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। स्टेट वाइज विचक्राफ्ट का मर्डर केस का ये जो क्या बोलते हैं, एक मैप भी है 2015 से 2021 के बीच। ये मैप 663 जो हत्याएं हुई हैं महिलाओं की, उसका मैप यहाँ पे दिया गया है। और क्या मैप बता रहा है, देखिए ये मैप है और ये हमें कोर बताता है। देखिए कोर इसका मैप के देखिए, ज्यादातर मामले देखिए ये आपको झारखंड 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे उड़ीसा है, फिर देखिए ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये पूरा एक मैप है जो उस पूरे डेटा को बताता है कि किस तरह से भारत के विभिन्न राज्यों में ये सब प्रथाएं चल रही हैं और महिलाओं को मारा जा रहा है। ठीक, ये देखिए अकेले 2020 में डायन बताकर की गई 88 मामले दर्ज किए गए थे और हत्याओं में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार में मामले दर्ज किए गए थे। महिलाओं को डायन कहकर प्रताड़ित करने के, मौत के घाट उतारने के बावजूद ऐसा कोई केंद्रीय कानून नहीं है जो इस तरह की घटनाओं को अपराध ठहराता हो या जादू टोनो रोकने वालों को अपराधी मानता हो। दर्शकों इसे भी ध्यान रखिए, अभी तक कोई केंद्र सरकार ने कानून नहीं बनाया। स्टिल हमारे पास अभी भी डायन प्रथा को रोकने का कोई सीधा कानून नहीं है। राज्य सरकारों ने कानून बनाए हैं, केंद्र सरकार ने कोई सीधा कानून नहीं बनाया, इसे ध्यान रखिए। और क्या बोलते हैं, सबसे मजेदार बात यह है कि जादू टोना टोटका को रोकने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली गई थी कि आप कानून बना दीजिए, सरकार को आदेश दीजिए कि जादू टोना टोटका के विरुद्ध कानून दो। तो ये हमारे CJI साहब, चंद्रचूड़ साहब ने उसे खारिज कर दिया। तो मतलब जादू टोना टोटका को रोकने की ना इच्छा न्यायपालिका की है, सरकार की तो बिल्कुल भी नहीं है। और केंद्र सरकार इसे बिल्कुल अपने कंधों पर नहीं लेना चाहती कि वोट का नुकसान ना हो जाए। राज्य सरकारें डायन प्रथा के विरुद्ध कुछ छुटभैया कानून बना के बैठी हुई हैं, असलियत में कोई कानून है ही नहीं। ठीक, केंद्रीय स्तर पे डायन प्रथा के विरुद्ध और महिलाएं मरती जा रही हैं। और जो कानून है भी जिन राज्यों में, उनकी हालत क्या है मैंने आपको बता दी। 6 महीने की जेल, 2000 रुपए जुर्माना। कितना आसान है, किसी भी महिला को नंगे घुमा दो, 6 महीने की जेल, 2000 रुपए का जुर्माना, दैट्स इट। बस इतना सा काम। तो पुरुषों के लिए किसी महिला के नंगे हो जाने की कीमत 6 महीने की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना है। विचित्र है। ठीक, आगे देखिए, ये देखिए 2016 में सांसद राघव लखनपाल की तरफ से लोकसभा में विच हंटिंग की रोकथाम के लिए विधेयक पेश किया गया था, लेकिन विधेयक कभी कानून नहीं बन पाया। कुछ राज्य अर्थात बिहार, झारखंड, उड़ीसा में अपने खुद के कानून पारित कर दिए हैं। 1999 में देखिए द प्रोविजन ऑफ विच डायन प्रैक्टिस एक्ट को लागू करने वाला बिहार पहला राज्य बना हुआ था। डायन जादू टोना करने के 6 महीनों के जेल या 2000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, ये देखिए 1999 का विशेष कानून विशेष रूप से कहता है कि किसी महिला को डायन बताकर दंडनीय अपराध है। साथ ही झाड़ फूक के बहाने महिला को शारीरिक मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। और इसके लिए देखिए 3 महीने तक की कैद और 2000 रुपए तक का जुर्माना है। ठीक, अगर कोई किसी महिला को डायन बताकर जानबूझकर किसी भी तरह की शारीरिक मानसिक यातना देता है, सजा के तौर पर कारावास के समय को 6 महीने तक और बढ़ाया जा सकता है। 2000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। ठीक, बस यही है, इतना है, बाकी सब आप करते रहिए। ठीक, आगे देखिए, सामाजिक संगठन के जुड़े हुए देखिए एक वकील हैं कुणाल कश्यप, कहते हैं कि देखिए कानून अप्रभावी है। इसके तहत अधिकतम सजा 1000 रुपए से 2000 रुपए के बीच है, जुर्माना 3 महीने से 6 महीने तक का कारावास है। वे आगे कहते हैं कि यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि डायन को बताकर प्रताड़ित किए जाने वाली महिला अगर हादसे में जिंदा बच जाती है तो उसके पुनर्वास में मदद के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब बस इतना ही है। जो महिला बच गई, मान लीजिए
तो उसके रिहेबिलिटेशन के लिए कोई कानून में प्रोविजन ही नहीं है, सरकार 2 रुपए भी नहीं देना चाहती। तो ये जो भारतीय समाज है, ये महिलाओं के प्रति अनुदार तो है ही, बेहद हिंसक भी है। और ये हिंसा आपको सभी स्तर पे दिखाई देती है। सरकारी स्तर पे इस हिंसा को देखिए, संसद में बैठे पुरुष कानून बनाएंगे कि अगर कोई किसी महिला को डायन कह देगा, उसके साथ शारीरिक मानसिक शोषण करेगा, हत्या नहीं, हत्या होगी तो फिर तो हत्या के आरोप लग जाएगा, हत्या से पहले तक की स्थिति करेगा तो अधिकतम 6 महीने की जेल और 2,000 रुपए का जुर्माना, दैट्स ऑल। क्योंकि पुरुष की नजर में किसी महिला को नंगा कर देना इतना बड़ा क्राइम थोड़ी है जिसके लिए कोई आजीवन कारावास दिया जाए। ठीक, महिला ही तो है। ठीक, और इस समाज के पुरुष तो जीवन भर सपने देखते रहते हैं महिलाओं को नंगा देखने के। ठीक, क्योंकि ये एक कुंठित समाज है। तो ये जो कानून है उनमें भी आप पुरुषवाद आराम से देख सकते हैं, पुरुषियत देख सकते हैं, पुरुषपना देख सकते हैं। ठीक, कानून भी पुरुषों ने पुरुषों की सुविधा के हिसाब से बनाए। एक पुरुष दूसरे पुरुष का दर्द समझता है, समझते हैं ना, पुरुषों के आपस के दर्द हैं कि यार दूसरे पुरुष ने अगर किसी महिला को चौराहे पे नंगा कर दिया, 2-4-10 पुरुषों ने, और घुमा लिया, मलमूत्र पिला दिया, उल्टा लटका दिया, तो भाई एक पुरुष ने दूसरे पुरुष का दर्द समझा के यार इसमें, यार मतलब ये तो छोटी सी बात है, इसमें कोई जीवन भर की सजा थोड़ी दी जाए। 2,000 रुपए का जुर्माना पर्याप्त है इसके लिए। ठीक, ज्यादा कुछ हो जाए तो 3 महीने की जेल, नहीं तो 6 महीने की जेल पर्याप्त है, बस इतना सा। ठीक, तो पुरुष पुरुषों के दर्द को बड़े बखूबी समझते हैं। ठीक, जेल में रहना कितना कष्टकारी है, क्योंकि जेल में फिर जाति के हिसाब से टॉयलेट साफ करना पड़ेगा ना। ठीक, तो ये पुरुषों का पुरुषपना है, बड़ा गजब का है। क्या कहें इस समाज के बारे में। ठीक, तो ये कानून है, इस कानून को कानून कहते हैं ये लोग। ठीक, अब अपन क्या कहें, क्या इसे कानून कह दें या ये भी पुरुषों का मजाक है। ठीक, तहलका छापता है कि देखिए महिलाओं को डायन क्यों कहा जाता है। इस पर 2021 में तहलका ने एक रिपोर्ट छापी हुई थी। डॉक्टर संगीता लाहा लिखती हैं कि एक मजबूत केंद्रीय कानून समय की मांग है, क्योंकि महिलाओं को डायन कहा जा रहा है या वे भूमाफियाओं का शिकार बन रही। ये देखिए, इस तरह से सभा आयोजित करके बीच सभा में बच्चे, गांव, सबके सामने एक महिला के सम्मान को तार तार किया जाता है। ये शायद किसी नाटक या नुक्कड़ की एक चित्र होगा या असली भी होगा, हमें नहीं पता। ठीक, पर ये इस तरह से मंच और सभाएं भरती हैं और बच्चों के दिमाग में भी गंदगी भरी जाती है। ठीक, ये है आपका समाज। ठीक, देखिए, भारत में डायन शिकार की उत्पत्ति की सही तारीख का ज्ञात नहीं है। कहा जाता है कि यह सैकड़ों साल पहले असम में मोरीगांव जिले में शुरू हुई थी, और असम के मोरीगांव जिले को काले जादू की भारतीय राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में डायन शिकार सबसे पहला साक्ष्य भारत के छोटा नागपुर संभाग के सिंघू जिले में 1792 में संथाल डायन मुकदमे में मिलता है। ठीक है, तो ये कब से चली आ रही है इसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना है कि जब अंग्रेज भारत में आए, शासन व्यवस्था स्थापित की, तब ऑलरेडी डायन प्रथा चल रही थी। 1792 में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ये सब पहले से चल रहा था। तो ठीक है, ये ऐतिहासिक है, शायद हजारों सालों से चल रहा होगा। ठीक है, ठीक, दर्शकों एक चीज अच्छे समझिए कि प्राचीन काल में और मध्यकाल में और अभी आधुनिक काल के भी हालात अच्छे नहीं है, फिर भी चलिए मैं इसे छोड़ देता हूं कि इतिहास के किसी भी दौर में समाज महिलाओं के लिए ना तो उदार था और ना ही महिलाओं के प्रति उसके अंदर ज्यादा दया भाव था। प्राचीन काल, मध्यकाल, हर काल में समाज पितृसत्तात्मक ही था और महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की ही थी। ठीक है, किसी भी दौर में महिलाओं की स्थिति प्राचीन मध्यकाल में अच्छी नहीं थी। ये एक सब्ज बाग है जो हर धर्म का व्यक्ति कहता है कि मेरे धर्म में अतीत में महिलाएं पूजनीय होती थीं, उनकी स्थिति अच्छी थी। ये केवल एक झूठ है, कोरा झूठ है। इस देश की कुप्रथाएं बताती हैं कि महिलाओं की स्थिति किसी भी काल में अच्छी नहीं थी और महिलाएं आज भी और प्राचीन और मध्यकाल में भी बहुत ही निम्न स्तर का जीवन जीती थी। ठीक है,
हर दौर में राजे रजवाड़े हजारों शादियां करते थे, कई सौ शादियां करते थे, खूब सारी औरतें रखते थे। ये हर दौर में होता था। हर दौर में राजे रजवाड़ों की लड़ाई के बाद प्राचीन और मध्यकाल में एक दूसरे की औरतों और बच्चों पे कब्जा करना ये एक आम प्रथा थी। इसमें कुछ भी नया नहीं है, इतिहास इसका गवाह है। ठीक है, तो हर दौर में ये होता था और दुनिया भर में होता था। ठीक, हम सभ्य हो गए, हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपना ली, हम संविधान का शासन लेकर आए, तब जाकर इन चीजों पे नियंत्रण आए हैं कुछ हद तक। बाकी तो ये समाज आज भी पितृसत्तात्मक है और महिलाओं के लिए यहां ज्यादा कुछ है नहीं, लिविंग द एक्सेप्शंस, अपवादों को छोड़कर। ठीक, आज भी महिलाएं विभिन्न स्तरों पे संघर्ष ही कर रही हैं। तो ये गलत फहमियां अपने दिमाग में कभी लाइएगा मत कि अतीत में बहुत महान समाज था और सारी महिलाओं को पूरे अधिकार प्राप्त थे, वो खुलकर रहती थीं, खुलकर घूमती थीं, शिक्षा ग्रहण करती थीं, स्कूल कॉलेज जाती थीं। ये वो सब्ज बाग है जो ए धर्म बताता है, बी धर्म भी बताता है, सी धर्म भी बताता है और डी धर्म भी बताता है। हर धर्म यही दावे करता है। ठीक, और जब हम समाज की रीति रिवाज परंपराओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज नहीं सुधरे तो तुम अतीत में कहां सुधरे होगे यार। ठीक, तब तो समाज का मानसिक विकास भी इतना नहीं था कि महिलाओं को अधिकार दिया जा सके। आज तो हमारा सामाजिक मानसिक विकास ज्यादा हो गया। ठीक, तो ये 1792 में ऑलरेडी ये सब चल रहा था। जब अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने व्यवस्था बनाई, ये सब चल रहा था। और हमें बताया जाता है कि देखिए, शिकार की वैश्विक स्वरूप के आम घटना का कारण माना जाता था। देखिए, भारत में जाति या ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मकता को महिलाओं के डायन करार देने के पीछे मुख्य कारण माना जाता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में जो ब्राह्मणवादी जातिवादी व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, महिलाओं को डायन करार देने के पीछे ये मुख्य कारक है। दलित कार्यकर्ताओं का दावा है कि डायन शिकार दलित महिलाओं के खिलाफ जाति अत्याचार का हिस्सा है और उन्हें मार कर एक सामान्य मारने का एक सामान्य तरीका है। आरोप का अर्थ और है, इसमें समुदाय का एक व्यक्ति को हुए किसी नुकसान के लिए महिलाओं को आरोप लगाना, जैसे किसी व्यक्ति, बच्चे या जानवर की मृत्यु, गांव में कोई बीमारी, प्राकृतिक आपदा, फसल नुकसान घोषणा का अर्थ है कि महिलाओं को डायन घोषित करना या ब्रांड करना, क्योंकि उसके पास कुछ बुरी शक्तियां हैं और उसे समाज के रूप से बहिष्कृत करना। तथाकथित चुड़ैल की पहचान पारंपरिक डायन खोजकर्ता या डायन डॉक्टरों के द्वारा कुछ अनुष्ठानों के माध्यम से की जाती है, जिन्हें डॉक्टर मतलब ओझा गुनिया, जिन्हें विभिन्न रूप से खोसा जंगारू ओझा के रूप में जाना जाता है। फिर भी अपराधी इन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं। उत्पीड़न में मानसिक, शारीरिक यातना शामिल है, जिनमें सामाजिक बहिष्कार, नाम पुकारना, मनोवैज्ञानिक यातना, लिंचिंग या किसी किसी भी तरह से मौत देना शामिल है। उत्पीड़न की अवधारणा समाज में प्रमुख प्रभावशाली समूहों के द्वारा प्रोत्साहित राजनीतिक प्रयासों को संदर्भित करती है। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है, जो उन समूह को निर्देशित होते हैं जो उन्हें धमकी देते हैं, दलित महिलाओं पर जादू टोना करने का आरोप लगाना, उसे सताना ग्रामीण भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक मानक हथियार है। यह स्वीकृत तथ्य है कि डायन शिकार की अधिकांश पीड़ित विधवाएं, अकेली वृद्ध महिलाएं, सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाली महिलाएं हैं, जिनके पास कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये भी है कि भाई ये क्यों किया जाता है। तो बड़ा साफ है कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था गांव खेड़ों देहातों तक पहुंच गई है, पहले से है, पहुंच क्या गई है, हजारों सालों से है। वहां उस व्यवस्था में पहले से ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था बना दी गई है, जातिवादी व्यवस्था है और महिलाओं के हालात निम्नतम द्वयम दर्जे के। ठीक है, और पुरुषवाद के तहत महिलाओं पे अत्याचार करना, अपनी कुंठाओं को बाहर निकालना, महिलाओं समाज के महिला वर्ग को डरा के रखना, उसके लिए नए नए महिलाओं के विरुद्ध रीति रिवाज परंपराएं बना के रखी गई ताकि महिलाएं डरी सहमी रहें और कभी पुरुषों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज न उठा। ठीक, कानूनी परिदृश्य मैं बता चुका हूं पहले कि ऐसा कोई कानून है नहीं अभी। तो अंग्रेजों के जमाने में जरूर था कि राष्ट्रीय स्तर पर कानून नहीं है जो डायन हंटिंग को दंडित कर दे, ये भी हमें दिखाई देता है। ठीक, वही सामान्य कानून जो है 302 वगैरह, उन्हीं के तहत ये सब अपराध दर्ज किए जाते हैं। ठीक, फिर बताया गया कि भारत के 12 राज्यों में प्रचलित है, केवल 7 राज्यों ने इस पर कानून बनाए हुए हैं, झारखंड उनमें से एक है। राजस्थान में 2015 में इस पर कानून बनाया गया। ठीक, ये देखिए। फिर औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के दौरान देखिए, ये भी बताया गया कि भाई चुड़ैलों के शिकार के कई मामले दर्ज किए गए। अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि इस अवधि के दौरान अकेले भारत में मैदानों में जादू टोनों के आधार पर 1000 से अधिक महिलाओं को मार दिया गया था। ठीक,
यह भी माना जाता है कि सती प्रथा के माध्यम से मरने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक महिलाओं को चुड़ैल के रूप में मारा जाता था। ठीक, तो दर्शकों इस सच्चाई को भी यहाँ पे स्वीकार करते चलिए कि समाज का उच्च वर्ग अपनी महिलाओं को सती करके मारता था, तो समाज के निम्न वर्ग को की महिलाओं को यही उच्च वर्ग चुड़ैल घोषित करके उनकी हत्याएं कर दिया करता था। बस इतना था, जो सती की जाती थी उन्हें नंगा करके सड़कों पे नहीं घुमाया जाता था, क्योंकि वो सवर्णों की महिलाएं होती थी। मलमूत्र भी नहीं पिलाया जाता था, उन्हें आग में सीधे धकेल दिया जाता था। उनके सम्मान को जीवित रखते हुए उनकी हत्या की जाती थी। लेकिन जो निम्न जाति की महिला थी उन्हें समाज के उच्च वर्ग के लोग चुड़ैल घोषित करके, डायन घोषित करके, उनके सम्मान का हनन करके, उन्हें नंगा करके विधिवत रूप से मारते हैं। ठीक, तो यहां पर भी जातिवादी एंगल हमें दिखता है, यहां पर जातिवाद दिखता है। हिंसा तो महिलाओं के दोनों वर्गों के साथ हो रही है। उच्च वर्ग के साथ सती प्रथा नाम की हिंसा है, जहां उनके जाति के नाम पर उनके साथ असम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता। लेकिन निम्न वर्ग की महिलाओं के लिए चुड़ैल चांडाल प्रथा है, डायन प्रथा है। इन्हें असम्मानित करके घोर कष्ट दे के मारा जाता है, ताकि ये महिला हमेशा डरी सहमी रहे। ठीक, ब्रिटिश अधिकारियों ने 1840 और 1860 के बीच में पूरे उत्तर पूर्वी, देखिए पूर्वी भारत में डायन हत्या पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। अंग्रेजों ने एक जमाने में प्रतिबंध लगाया हुआ था। ठीक, पर परेशानी हो गई कि अंग्रेजों ने जब डायन प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, तो जो इस प्रथा को चलाने वाले लोग थे, पुरुष वर्ग, उसकी तरफ से और ज्यादा इस कानून का विरोध स्वरूप महिलाएं डायन घोषित करके मारी गई। तो ये भी बड़ा खतरनाक पक्ष है। जब किसी प्रथा के विरुद्ध कानून बनाते हैं तो उस प्रथा को मानने वाले और कड़ाई से उस प्रथा को पालन करती हैं, और बड़ी तादाद में क्या बोलते हैं, महिलाएं इस प्रक्रिया में मारी गई। ये भी हमें दिखाई देता है। 1855 के संथाल विद्रोह, 1857 का भारतीय, देखिए भारतीय विद्रोह, दोनों में यही हुआ। देख लीजिए, डायन शिकार की सामूहिक घटना अक्सर ब्रिटिश भारत में बड़े विद्रोह के साथ मेल खाती थी, जिससे इस धारणा को बल मिला कि डायन शिकार औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक तरीका था। उदाहरण के लिए 1855 में संथाल विद्रोह में प्रतिरोध में सक्रिय भूमिका निभाने के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाओं को जादू टोने के आरोप में संथाल नेताओं के द्वारा सताया गया था। यह भी बड़ा विचित्र है। कानून अंग्रेज बनाते थे, अब डायन प्रथा के विरुद्ध कानून बना दिया। तो अंग्रेजों का विरोध करना है, इसलिए बड़ी तादाद में संथाल विद्रोह के बाद यह देखा गया कि महिलाओं के ऊपर जादू टोना टोटका के आरोप, डायन प्रथा के आरोप लगाकर उन्हें परेशान किया गया, कईयों को मारा भी गया, क्योंकि अंग्रेजों के कानून का विरोध करना। ये भी बड़ा विचित्र है, ये भी बड़ा अजीब है। आप सोच के देखिए, महिलाओं पे पुरुषों ने कैसे कैसे अत्याचार किए हुए हैं। ठीक, मतलब महिलाओं का लेना देना नहीं है, कानून अंग्रेज में बनाए, विरोध पुरुष कर रहे हैं, और पहले प्रथा से महिला मर रही थी, अब कानून के विरोध में महिलाओं पे ज्यादा टारगेट करके मारा जा रहा है। ये रिकॉर्ड है। आगे देखिए, इसी तरह 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान, यानी 1857 का विद्रोह था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में डायन शिकार की लहर चल पड़ी। विद्रोह ने विद्रोही नेताओं को डायनों को खत्म करने का अवसर प्रदान कर दिया, जिसकी संख्या कई लोगों को संदेह था कि अंग्रेजों की उदार शक्ति के तहत तबाह कर दी गई थी, जिससे विद्रोही नियंत्रित क्षेत्र में शिकार में वृद्धि हुई। डायन कई मायनों में ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक बन गई, और इस कारण विद्रोही नेता के द्वारा उथल पुथल के समय जनता पर अपनी धार्मिक राजनीतिक शक्तियों का मजबूत करने के तरीके के रूप में उन्हें मार दिया गया। अब ये भी देखिए, 1857 का विद्रोह हुआ, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में जहां अंग्रेजों ने पहले से ही डायन प्रथा पर रोक लगा रखी थी, तो जो विद्रोही नेता थे, अंग्रेजों के विद्रोह कर रहे थे, उन्होंने और बड़े पैमाने पर महिलाओं को डायन बता के मारना शुरू किया, ताकि अंग्रेजों के कानून का विरोध कर सके। अब आप क्या कहेंगे इसमें? ठीक, अब इस तरह के समाज को किस तरह से देखेंगे? ठीक है, आप हंस ही सकते हैं, हालांकि दुर्भाग्य है। एक पुरुष के रूप में शायद मैं हंस सकता हूं, एक महिला के रूप में आपको हंसी भी ना आ रही हो, लेकिन समाज की इस मनोदशा को देखकर अपन क्या कह सकते हैं कि अंग्रेजों के कानून का विरोध करने के लिए भी महिलाओं को मारा। पहले तो महिलाओं को मार रहे थे, फिर अवसर मिला तो अंग्रेजों के कानून का विरोध करने के लिए महिलाओं को मारा और डायन बनाई।
और ज्यादा मारा। तो ये भी चुनौती है। डायन प्रथा के विरुद्ध कठोर कानून बनाते समय सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज अगर हम कोई कठोर कानून बना दें तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग और डायन प्रथा के समर्थक लोग और बड़े पैमाने में कानून का विरोध करने के लिए महिलाओं को डायन घोषित करके सार्वजनिक स्थानों पर मारेंगे, ये दिखाने के लिए कि हम आपके कानूनों का चिंता नहीं करते, हमें डर नहीं है। तो ये भी महिलाओं के विरुद्ध ही चला जाएगा। ये भी बड़ी पनौती, महिलाओं के लिए कानून बनाते समय ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि अगर पुरुषों के विरुद्ध कठोर कानून बना दिए तो कुछ पुरुषवादी लोग और ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार करके ये दिखाएंगे कि वो कानून का नियम का पालन नहीं करते और डरते भी नहीं, और ऐसे में महिलाओं पे और ज्यादा अत्याचार हो जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक, ये बड़ी क्रिमिनोलॉजी का एक बहुत बड़ा साधारण सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, ये आंकड़े दिए गए हैं, कुछ और आंकड़े भी हैं, कितने साल कौन सी महिलाएं मरी, और ये हर साल लंबी तादाद दिखती है। कुल 3,077 महिलाएं दिखा रहे हैं 2000 से लेके 2021 के बीच में। अलग अलग आंकड़े हमारे सामने उपस्थित हैं और अलग अलग संख्या हमारे सामने उपस्थित दिखाई देती थी। ठीक, चलिए, तो ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, इसी क्रम में एक और स्टोरी भी हमारे पास है जहां महिलाओं पे अत्याचार की पराकाष्ठा हमें दिखाई देती है। ये तो कुछ आंकड़े वगैरह थे जो मैंने आपके सामने रखे। एक और दर्दनाक स्टोरी जो कि काफी फेमस रही डायन प्रथा को लेके, काफी ज्यादा इस पर चर्चाएं की गई, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने इसे शेयर किया हुआ है। चलिए, डायन प्रथा को लेके ये वाली स्टोरी भी काफी चर्चाओं में रही और सभी जगह मीडिया में ये लंबी छपी हुई थी। 2023 की ये स्टोरी है, द क्विंट ने इसे छापा हुआ था कि झारखंड में डायन भागे के रूप में छाता, संपत्ति का हक मांगना तो गांव वालों ने डायन बताकर मार डाला। ये कहानी लंबी छपी हुई थी, काफी चर्चाओं में रही थी ये स्टोरी। और झारखंड की महिलाओं के आज भी डायन क्यों कहा जाता है? क्या ये केवल अंधविश्वास है या क्या उन्हें अधिकारों से वंचित रखने का एक हथियार है? एक स्टोरी छपी हुई थी एक व्यक्ति की जिसकी माँ के साथ ये पूरी घटनाक्रम घटे। विनोद नाम है और वो बताते हैं कि मेरी माँ संपत्ति में हक मांगने गई तो उसके डायन का आरोप लगाकर मार दिया। जिन्होंने मारा वो मेरे परिवार के ही लोग हैं। इनके पिता ने 2 शादियां की हुई थी। इनकी माँ ने जब संपत्ति में अधिकार मांगा तो उस तरफ के लोगों ने उन्हें डायन घोषित करके मार दिया। विनोद की मां 65 वर्ष की होली देवी, देखिए 2022 को उन्हीं के रिश्तेदार, पड़ोसी और गांव के लोगों ने डायन होने के, जादू टोना करने के आरोप लगाकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 7 वर्षों में झारखंड में जादू टोने डायन के आरोप में कम से कम 231 से अधिक महिलाओं की हत्या कर दी गई है और राज्य में जादू टोना डायन प्रथा से संबंधित 4500 मामले दर्ज किए गए। ठीक, विनोद हैं, ये अपनी कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि देखिए, बड़ी जो इनकी मदर थी उनके बेटों से संपत्ति का हक मांगने गई हुई थी इनकी माता, क्योंकि पिताजी की संपत्ति पर हमारा भी हक है, और ये संपत्ति मांगने गई हुई। ठीक, ये सब इन्होंने मांगा हुआ था। इसके बाद इन्हें मिला क्या? परिवार में एक मौत, होली देवी पर डायन होने का आरोप लगा दिया। उनके परिवार में मौत हुई। बड़ी माँ का परिवार ओझा और भगत मती से मिलकर आया और फिर मेरी मम्मी को डायन कहना चालू कर दिया। इसी बीच शायद एक आध बार वो लोग ओझा के पास गए होंगे, बाद में लौट कर आए और फिर उन्होंने मीटिंग बुलाई हुई थी। ये बता रहे हैं इस तरह से। गणेशपुरा गांव में महिला और पुरुषों की एक भीड़ ने होली देवी को घसीट कर उनके साथ मारपीट की, उन्हें पेस्टिसाइड पिलाया। उसके बाद भी जब होली देवी को मार ना सके तो उन्होंने एक बोरे में भरकर पास के एक पहाड़ के नीचे फेंक दिया। ठीक है, विनोद बता रहे हैं, देखिए ये मानती देवी हैं, उनकी पत्नी है विनोद की, बताती हैं कि हम लोगों को उनके पास भी नहीं जाने दे रहे थे, उनको पानी पिलाने नहीं दे रहे थे, ना ही खाना खिलाने दे रहे थे। हम कैसे बचा सकते थे अपनी सास को? ये भी है। विनोद बताते हैं, होली देवी के पति हैं, बेटे हैं, वो बोलते हैं कि मेरी माँ को कीटनाशक पिलाकर गांव वालों ने उन्हें मरने तक का इंतजार करने लगे थे। माँ उसके बाद वहीं बेसुध होकर पड़ी रही। ठीक,
जब इतने से भी संतुष्ट नहीं मिली तो उन्होंने होली देवी को पहाड़ के नीचे फेंक दिया, ये बताते। ये विनोद हैं, ये कहानी सुना रहे हैं, बड़ी लंबी कहानी है। वो कहते हैं कि मेरी माँ नहीं रही हैं, जिंदा थी। उसी समय गांव वालों ने उनको धन वाले बाड़े में बोरे में डाल दिया था और ले जाकर पहाड़ के नीचे धकेल दिया था। ये स्टेटमेंट है। और ये जो क्विंट है ये रिपोर्ट दर्ज करता है जब उसने वहां के लोगों से बात की हुई है। पुलिस जब इसका ब्यौरा दर्ज कर रही थी तो बताया जाता है कि गांव के लोगों में होली देवी को मारने के लेकर बड़ा उत्साह था। उत्साहित होकर महिलाओं को डायन घोषित करके मारा जाता है। जुनून सवार है समाज को। किसी महिला को डायन बताकर मारना एक कौतूहल का विषय है, एक जुनून सवार है। इस तरह की नृशंसता धार्मिक रूप से स्वीकृति प्राप्त है, सामाजिक रूप से स्वीकृति प्राप्त है और सब लोग बड़े चाव से ऐसी घटनाओं को देखते हैं। गलत को गलत कहने का साहस किसी में नहीं है और कुप्रथाओं का विरोध करने की हिम्मतें भी हमें लोगों में दिखाई नहीं देती। ठीक। पुलिस ने भी यही बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार होली देवी के पहले लाठी डंडों से मारा गया, उसके बाद जहर भी खिलाया गया, उसके बाद बोरे में बांधकर फेंक दिया गया। ठीक। तो आप किसी महिला को इस देश में बोरे में बांधकर फेंक सकते। ये भी देखिए, ये बड़ा गजब है। अमूमन ऐसे डायन आरोप के केसों में हमने ये पाया है कि असल में ये मामले जमीन जायदाद से जुड़े होते हैं। इनमें पीड़ित के अपने ही परिवार के लोग, पड़ोसी, ग्रामीण उस पर डायन विधा का आरोप लगाते हैं और उसके बाद उसे जमीन पर जायदाद छोड़ने का दबाव बनाते हैं। अगर वो मान जाती है तो ठीक है, अन्यथा उसकी हत्या कर दी जाती है। ये अजय हैं, ये एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस चलाते हैं। ये इस तरह के केसों को देखते हैं, ये बता रहे हैं। अजय ने आगे बताया कि जो अकेली महिलाएं हैं या फिर विधवा हैं, बूढ़ी हैं, उनके घर वाले ही उनकी जमीन हड़पने के लालच में उन पर डायन होने का आरोप लगा देते हैं। ठीक। तो महिलाओं पर अत्याचार करने बाहर से लोग नहीं आते, समाज खुद अपनी महिलाओं पे, अपनी घर की औरतों पे अत्याचार करने का बड़ा हुनर रखता है। ठीक। बाहर वाले तो दूर की बात। अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं कि मुगलों ने भारतीय महिलाओं पे अत्याचार किए, पर जब हम इतिहास की भारतीय परंपराओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत के लोग तो खुद ही अपनी महिलाओं पे अत्याचार करने का बड़ा ऊंचा हुनर रखते हैं। मुगल कहां इनकी बराबरी कर पाएंगे। ठीक। अजय ये भी कहते हैं कि ये हत्याएं एक व्यक्ति ने नहीं करता, बल्कि पूरा गांव मिलकर करता है। तो ऐसे में सजा देना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक। ये विनोद हैं, बाद में बताते हैं कि वो बता रहे हैं कि माँ रहती तो घर में सुकून रहता था, हम कभी भी कहीं भी चले जाते थे और माँ के बिना जीवन अधूरा रहता है, हमारा सहारा छीन लिया गया। ये डायन प्रथा है और डायन प्रथा को लेकर जो दंश है, समाज के कमजोर वर्गों को गांव के ऊंची ताकतवर लोग टारगेट करते हैं, उनकी छोटी मोटी जमीनों के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उनके अत्याचार करने के लिए। ठीक। ये वो करते रहते हैं। ठीक। तो ये है बहुजन समाज की वास्तविक हालत और बहुजन समाज में विशेषकर महिलाओं की दुर्दांत स्थिति। ठीक। और अम्बेडकराइट आंदोलन इन जैसे लोगों के लिए है, इनके लिए हमें लड़ना है और हमें इनकी आवाजें ऊपर उठानी है, क्योंकि इनकी आवाजें उठाने वाला कोई है नहीं। ठीक। तो ये बड़ी चुनौती है, बड़ी गजब की चुनौती है। क्या इस मूवमेंट को हम बहुजनों की आवाज के रूप में बनाए रखेंगे या ये कुछ अलग ही मुद्दों पर चर्चाओं का केंद्र बन जाएगा। ठीक। मुझे लगता है डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य पढ़कर हमें ये समझ में आता है कि हमें अंत में समाज के कमजोर वर्गों की ही आवाज बनना है, हमें हमारी तरह इन्हें मुख्य धारा में लाना है और हमें इस पे काम करना चाहिए। हमारा ध्यान भी समाज के इस बेहद कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए होना चाहिए, इनकी आवाजों को, इनकी कष्टों को, तकलीफों को ऊपर उठाने के लिए और लोगों को इनसे परिचित कराने के लिए होना चाहिए। ठीक। यही तो है असली बहुजन समाज, जो बेहद अभाव में है, तकलीफ में है, कष्ट में है। ठीक।
और इनकी मुक्ति के रास्ते हजारों सालों से कहीं नहीं दिखते। ठीक, तो इनके लिए काम करने की जरूरत है। संगठित रहिए और अपने समाज के वास्तविक वर्ग के लिए प्रयास करिए, उनके मुद्दों को उठाने की कोशिश करिए और उन्हें आगे बढ़ाने का हमें प्रयास करना है। ठीक, दुखद है दर्शकों, ये सब बेहद दुखद है और मुझे इसमें कोई आनंद नहीं प्राप्त होता। समाज के इस नृशंस और गंदे चेहरे को यहाँ मीडिया पे रखते हुए मुझे कोई आनंद इसमें नहीं प्राप्त होता। ये बहुत दुखद है, बेहद तकलीफदायक है। ठीक, और हमारे पास ये विकल्प भी है कि हम इससे बच जाएं। हम इतिहास की गड्ढों में डूब सकते हैं, हम धर्मों की चाशनियां चाट सकते हैं और हम सब मिलके क्या बोलते हैं, इस बात पे बहस कर सकते हैं कि कौन सा उत्सव हमारा है, कौन सा उनका है। हम इन सब चीजों पे बहस कर सकते हैं, पर इतना ध्यान रखिए कि इससे समाज के कमजोर वर्ग के कुछ भी नहीं भला होने वाला। ये सारी बातें असलियत में समाज के इस कमजोर वर्ग के हित में कहीं नहीं जाने वाली। ठीक, हमें समाज के बेहद कमजोर वर्ग के मुद्दों को ऊपर लाना पड़ेगा, मीडिया में चर्चाओं का विषय बनाना पड़ेगा। हमें उस स्तर पे काम करना पड़ेगा कि एक महिला की भी डायन हत्या हो तो ये मीडिया में सुर्खियों का विषय बने, सरकारी दबाव में आए और कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो। ठीक, हमें इस स्तर पे काम करने की जरूरत है। अगर बहुजन समाज से आने वाले हम लोग ही अपने लोगों को मुद्दों के प्रति उदासीन रहेंगे, उन पर चर्चा नहीं करेंगे, तो फिर कैसे चलने वाला है। ठीक, भाई महिलाओं को ना तो अधिकार हैं, ना उनकी ऐसी स्थिति है कि अपने मुद्दों को उठाएं, अपनी बातों को रखें, और ना ही उनके पास समझ है। इस समाज ने उन्हें कभी वो समझ भी नहीं दी। ठीक, उन्हें सिखाया गया कि तुम 4 दिन का व्रत रखोगी निर्जला होके तो तुम्हारे पति की, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे परिवार की उम्र बढ़ेगी, खुशहाली आएगी, शांति आएगी। ये उन्हें सिखाया गया। उन्हें यह भी सिखाया गया कि ज्यादा सामाजिक व्यवस्था का विरोध करोगी, खुलकर जीवन जियोगी, संपत्ति में अधिकार मांगोगी तो ये लोग इकट्ठे होकर तुम्हें डायन घोषित करके जिंदा जला के मार देंगे। इसलिए ज्यादा विरोध नहीं करना, किसी भी चीज का विरोध नहीं करना, इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। ठीक, तो आप महिलाओं से अपेक्षा ना करें कि वो बाहर आकर किसी भी चीज का विरोध करेंगी, क्योंकि ना तो इस समाज ने उन्हें समझ दी, ना अधिकार दिए, और ना ही उनके पास ये हिम्मत है। ये सब प्रक्रियाएं हैं जो समाज में विकसित की जाती हैं। किसी और वर्ग को ही सामने आकर इनके हक अधिकारों के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, इन्हें बताना पड़ेगा ये गलत है और इसका विरोध करने की जरूरत है। ठीक, तो छठ पूजा का आयोजन है, आज से छठ पूजा चालू हुई है। छठ पूजा को लेके काफी छठ संग्राम चल रहा है यूट्यूब पर, मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि ये त्योहार किसका है, क्या ये हिंदुओं का त्योहार है, ये बुद्धिस्टों का त्योहार है, ये किसका त्योहार है। इस पर बड़ी बहस आयोजित कर दी गई है। पर मैं एक चीज बड़ी आपको साफ बता दूं, आप डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य पढ़िए, आप क्रांति प्रतिक्रांति पढ़िए, आप बुद्धा एंड स्तंभा पढ़िए, आप मार्क्स बुद्धा पढ़िए, आप इस चीज को समझ जाएंगे कि क्या वास्तव में बुद्ध के विचार हैं। ठीक है, जो मूल बौद्ध धर्म है उसमें तंत्र मन, टोना टोटका, आडंबर, इन सब के लिए कोई स्थान नहीं। ठीक, इसे थोड़ा अच्छे से समझिए। तो अगर हम ये कहें कि छठ पूजा अब बुद्धिस्टों का त्योहार है, तो मैं कहूंगा कि यार ऐसा मत करो। बौद्ध धर्म का ब्राह्मणीकरण मत करो। बौद्ध भगवान बुद्ध और उनका मूल धर्म बेहद तार्किक है। उसमें रीति रिवाज, परंपराएं, आडंबरों के लिए जगह नहीं है। उसमें सूर्य को भगवान मानकर पूजने की जगह नहीं है। उसमें किसी छठी मैया को भगवान मानकर पूजने के लिए स्थान नहीं है। उसमें महिलाओं को उपवास और व्रत करने का दबाव नहीं है। विशुद्ध ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। ठीक, तो ऐसे कुप्रथाओं वाले परंपराओं को बौद्ध धर्म से जोड़कर इस धर्म की मूल विचारधारा को नाश नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इस धंधे पे उतर आए और इससे बचने की जरूरत है। ठीक, ये तर्कों पे खरा नहीं उतरता कि अनीश्वरवादी, अनात्मावादी और ब्राह्मणवादी रीति रिवाज परंपराओं का विरोध करने वाले धर्म में कोई छठ पूजा जैसा धर्म पर्व चलता हो, जब महिलाएं अपने पति की उम्र की बढ़ाई के लिए उपवास व्रत करती हों, सूर्य की उपासना करती हों, सुबह पानी में खड़ी हो जाती हों,
ये तर्कों पे खरा नहीं उतरता। ठीक। और ये भी तर्कों पे खरा नहीं उतरता कि ये त्योहार किसी भी धर्म का रहे, पर अंत में मतलब पिसना महिलाओं को है। पुरुषों की बनाई इस अजीब व्यवस्था को भी हम कैसे पचाएं? ये चाहे इनका त्योहार हो चाहे उनका त्योहार हो, मतलब किसी का भी त्योहार हो, अंत में महिला को ही 4 दिन का व्रत करना है, महिला को ही उपास करना है, कष्ट भोगना है, तकलीफ भोगना है, पूजा पाठ करना है, ठंड में अधनंगे होके नदी नालों पहाड़ उसमें नहाना है। मतलब कष्ट महिला के हिस्से में, और इस पे बहस भी नहीं करनी। ठीक। तो ये सारा एक बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है आजकल बड़े पैमाने पे, क्योंकि ये रहस्य बिकता है। मैं हमेशा कहता हूँ रहस्य बिकता है। ठीक। गैर रहस्य नहीं बिकता, रहस्य बिकता है। आप मिस्ट्री क्रिएट करिए, इट सेल्स। यूट्यूब चलता ही कंट्रोवर्सी पे। आप कंट्रोवर्शियल बात करिए, आप रहस्य की बात करिए, बिकने लगेगा। ठीक। तो बहुजन समाज बहुत अशिक्षित है, शिक्षा से बहुत दूर है, उसके पास जानकारियों का अभाव है। कोई भी बहुजन नायक बन के खड़ा होकर इस समाज को जहां हाँकने लग जाए, ये लोग वहां जा सकते हैं। और मुझे लगता है हमें इस तरह के कामों से बचना चाहिए। आप थोड़ा इस बात को समझिए, जब हम क्रांति प्रतिक्रांति पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई बौद्ध धर्म का उन्नति और पतन, जो डॉक्टर अंबेडकर का वहां पे चैप्टर है, बड़ा साफ, उससे हमें ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म का पतन ही इसलिए हुआ क्योंकि वो तमाम सारी जो अंतर था ब्राह्मण वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म के बीच का अंतर था, वो अंतर जाता रहा। ठीक है। उत्तर बौद्ध काल में तमाम सारी प्रथाएं, कुप्रथाएं वो ब्राह्मणों के घुसने से आ गई। अब वो अंतर खत्म हो गया। जो वैचारिक अंतर था बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का, वो जाता रहा, और तब ब्राह्मण धर्म उस पर आसानी से कब्जे कर पाए। तो मैं कहूंगा ये बड़ा खतरनाक है। सभी ब्राह्मण त्योहारों को बुद्धिस्ट बताकर बहुजन समाज को कुप्रथाओं को, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध कुप्रथाएं हैं, तीज त्योहार वगैरह, उन्हें वैलिडेट करना एक बेहद खतरनाक विचार है। हम अगर वैचारिक स्तर पर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच के अंतर को नहीं बनाए रखेंगे तो दीर्घ अवधि में जो लोग हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे, वो परिवर्तित नहीं होंगे। ये बेहद खतरनाक विचार है। ठीक। तो ऐसी कुप्रथाओं को, ऐसे गंदे धर्मों को, ऐसे रीति रिवाजों को, ऐसे गंदी प्रथाओं को जो कि अमानवीय हैं, मुझे नहीं लगता कि वैलिडिटी देनी चाहिए इतिहास के नाम पर कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक। बौद्ध धर्म में ये सब चीजें नहीं चलती, ना बुद्ध के विचारों से मेल खाती, ना ही तार्किक हैं, और ये सब महिला विरोधी है। इन्हें आप वैलिडिटी देकर धंधा तो कर सकते हैं, क्योंकि समाज अभी अंधविश्वास में जुड़ा है, अशिक्षित है, वो किसी गलत काम को कर रहा है और अब कह दो नहीं नहीं ये तो हमारे बुद्ध धर्म से था, आप मान लो, कर लो, तो उसे अभी थोड़ा सा सॉलिस शांति मिल जाएगी कि हाँ यार ठीक तो है। लेकिन इससे आप बौद्ध धर्म का ना तो प्रचार कर रहे हैं, ना उसकी जो विचारधारा है उसे आगे बढ़ा रहे हैं, और ना ही वो जो अंतर है बुद्धिज्म और ब्राह्मण धर्म के बीच का, उसे आप बनाए रखें। असलियत में आप लॉन्ग टर्म में से खत्म कर देंगे, इस डिफरेंस को खत्म कर देंगे। जो बेसिक डिफरेंस है बुद्धिज्म और ब्राह्मणवाद के बीच का, वो यही तो है। तमाम सारे आडंबर, रीति रिवाज, कुप्रथाएं, इन सब का ही तो बुद्धा विरोध कर रहे थे, और क्रांति प्रतिक्रांति हम यही तो बताती है। तो हमें उस अंतर को बनाए रखना है, और सभी हिंदू त्योहारों का जो बौद्धीकरण करने का जो षड्यंत्र है, इससे थोड़ा बचिए भी, क्योंकि ज्यादातर त्योहार, रीति रिवाज ये महिलाओं के विरुद्ध भी हैं। ठीक। इन्हें वैलिडेट मत करिए, और समाज में इस तरह के मैसेज भी मत फैलाइए। और वैसे भी ये तर्कों पे खरा नहीं उतरता। मुझे नहीं लगता कि किसी भी काल में कभी भी पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, टूना टोटका, व्रत त्योहार, ये कभी भी बुद्धिस्ट समाज के लोग करते होंगे। ये तो बौद्ध धर्म की मूल विचारधारा के विरुद्ध है। ठीक। तो इस चीज से बचने की जरूरत है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कहते हैं बौद्ध धर्म का ब्राह्मणीकरण ना किया जाए, और इस तरह के वैचारिक अंतर जो हैं, बौद्ध धर्म की रैशनलिटी और ब्राह्मणवाद की आडंबरवाद, इसके बीच का जो वैचारिक अंतर है, हमें उसे बनाए रखना चाहिए, ना हमें प्रमोट करना चाहिए, और ना ही लोगों को इस चीज के लिए बताया जाना चाहिए। इनफैक्ट हमें ये बताया जाना चाहिए कि छठ पूजा खराब है, महिलाओं के विरुद्ध है, महिलाओं के स्वास्थ्य के विरुद्ध है, और उनकी मानसिक गुलामी का प्रतीक है। ठीक। ऐसी चीजों को हमें प्रमोट नहीं, खत्म करना चाहिए। महिलाओं को इस सारे अंधविश्वास से बाहर आना चाहिए, और बुद्ध के मूल विचारों को पढ़ना चाहिए। ठीक। यज्ञ, पूजा पाठ, हवन, देवी देवता, अरे इनसे ही तो बाहर निकलने के लिए बौद्ध धर्म खड़ा हुआ है। ठीक। इनमें वापस डुबोने के लिए नहीं खड़ा हुआ। तो इन चीजों के साथ में केवल एक थॉट है, रैशनल थॉट है, मैं केवल आपको खतरे बता रहा था
कि वैचारिक खतरे कितने हैं। बहुत सारे क्या लोग होते हैं, युवा होते हैं, उनमें उत्साह बहुत होता है, लेकिन उनके अंदर अनुभव की कमी होती है और अति उत्साह में वो कई बार उस सीमा को लांघ जाते हैं जो हमारे महापुरुषों ने कभी नहीं लांघी। डॉक्टर अंबेडकर ने, फूले ने, पेरियार ने कभी नहीं लांघी। वो जानते थे कि हमें वैचार धाराओं के बीच के अंतर को बनाए रखना है। इसलिए उनके गंदे त्योहारों को हमारे समाज के त्योहार बताकर हमारे समाज को वैलिडिटी हमें नहीं देनी। ठीक, इस अंतर को हमें बनाए रखना, और ये अंतर खत्म हो गया तो फिर वही होगा जो शंकराचार्य ने किया था प्रतिक्रांति में, वही होगा। ठीक, तो जब तक अंतर बनाए रखोगे तब तक लोग इस बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होंगे, और जिस दिन आप उनके धर्मों के त्योहारों को अपना बताकर उन कुप्रथाओं को वैलिडिटी देते रहोगे तो असलियत में आप बौद्ध धर्म की महानता को भी नष्ट कर रहे हो, और साथ में इनडायरेक्टली वो विचारधाराओं के बीच का जो अंतर है उसे भी खत्म कर रहे हो, और असलियत में यहाँ कुछ भी नहीं चल रहा। इट इज जस्ट स्ट्रगल ऑफ आइडियोलॉजीज। सिर्फ विचारधाराओं के मध्य का संघर्ष है, और विचारधाराओं में अंतर बना रहना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये छठ पूजा को लेके जो आज आडंबर चल रहा है, मैं इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं इसे महिला विरोधी मानता हूं, और मैं नहीं मानता कि कभी भी बौद्ध समाज ने कभी इसका सपोर्ट किया होगा। चलती होगी तभी भी, और समाज का जो ब्राह्मणवादी वर्ग है वही मानता होगा। बुद्धिस्ट लोग तो हमेशा इसके विरोध में रहते होंगे, क्योंकि ना तो ये तर्कों पे खरा उतरता है, और ना ही इसमें जो देवत्व है, इसमें जो सूर्य की उपासना है, और इसमें तमाम सारी कुप्रथाएं, ठीक, ये ऐसी नहीं है। वहां इसके लिए जगह नहीं है। कम से कम हमने जितना पढ़ा है हमें ये समझ में आता है कि वहां देवी देवता, आत्मा, आडंबर, ब्राह्मणवादी यज्ञ, पूजा पाठ, इन सब के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक, चलिए, तो इस विचार के साथ में मैं इस खतरे के साथ में, और महिलाओं के विरुद्ध कुप्रथाओं को वैलिडिटी देने के वैचारिक खतरे के साथ में मैं आपको छोड़ के जाता हूं। थोड़ा चिंतन करिए इस बात पे, आप समाज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर वही कुप्रथाएं जो उस धर्म में है बहुजन समाज को भी बीमारी के रूप में देना चाहते हैं। ठीक, तो थोड़ा महिलाओं के बारे में सोचिए, वो काफी कष्ट में, विशेषकर ये जो महिला दिख रही है ना, गरीब झाड़ू लिए हुए, ऐसी महिलाओं के बारे में सोचिए। ठीक, इनके पास ये विलासिता नहीं है कि वो धर्मों की लड़ाइयां लड़ सकें। उसे केवल रिफॉर्म की जरूरत है, और उसे भविष्य की प्रगति की शिक्षा की जरूरत है, और वो भी आधुनिक शिक्षा की जरूरत है। ठीक, तो हमें समाज के इन कमजोर वर्गों को आगे ले जाना है, उनके हक अधिकारों की बात करनी है, और उस समाज के निर्माण की बात करनी है जहां पे आडंबरवाद और तमाम सारी कुप्रथाएं ना हो, और लोग खुलकर जीवन जिए, बराबरी के अधिकार हो। ठीक, चलिए, तो इस गंभीर चिंतन के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूं। आप थोड़ा इस दिशा में सोचना शुरू करिए कि आपको किस तरह की विचारधाराओं के सपोर्ट में रहना चाहिए, और क्या बहुजन समाज के हित में भी है। ठीक, चलिए।